वो जर्नी मैं तो अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती। एक जगह ट्रैफिक जाम में फंसी थी मैं, और मुझे लग रहा था कि मैं मम्मा को देख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सुहागन होती है तो आप सनसेट के बाद में आप नहीं क्रिमेट कर सकते हो, और मुझे लग रहा था मैं पहुँच पाऊंगी कि नहीं। तो वो फिर सुशांत का हमेशा ये बोलना कि मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में, एंड हमेशा वो बोलता था कि मैं फ़िल्म करना चाहता हूँ, फ़िल्म करना चाहता हूँ, और उसने किया। देखो, धोनी के ऊपर वो फ़िल्म करना चाहता था, तो उस वक्त वो बोलता था कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं फ़िल्म बनाऊँगा ना, मैं बनाऊँगा धोनी के ऊपर फ़िल्म, और उसमें मैं वो कैरेक्टर प्ले करूँगा। सो क्या मैनिफेस्टेशन था उसका वो। तो मैं वह बताऊँगी कि पवित्र रिश्ता के समय हम लोग जब अर्चना और मानव की जो शादी का जो ट्रैक था, वो हम लोगों ने शूट किया था आरके स्टूडियो में। और जी ने उस समय कुछ एक कॉन्टेस्ट निकाला था, तो बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आई थी, रियल ऑडियंस आई थी, क्योंकि आरके स्टूडियो में बड़ा सा सेट पूरा शादी का वो था, तो रियल ऑडियंस आई थी हमारे यहाँ पर। तो हम लोगों ने 7-8 दिन कंटिन्यूअस काम किया है, मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ये शादी का घर है। पर्सनल लाइफ बहुत समय ऑफ कोर्स है, बहुत सालों से है हमारा, 24-25 सालों का रिलेशन है, लेकिन मैं बहुत पर्सनल रखती हूँ। मेरे यहाँ पे, मेरे सेट पे सबको पता है हर सेट पे सबको पता होता है, लेकिन मैं दूर रखती हूँ सब चीज़ों से हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह। तो सुपर स्त्री का जो एपिसोड है हमारा आज का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी मैम के साथ बैठूं, बातें करूं, क्योंकि हम कैमरे के पीछे इतनी बातें करते हैं ना, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो मैम की जो पॉजिटिविटी है वो हम सबके तक पहुंचाएं। तो स्वाति मैम हमसे जुड़ चुकी हैं आज। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैम, आपने सुन ही लिया सुपर स्त्री, तो जब आप ये सुनती हो सुपर स्त्री वर्ड, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरी माँ क्योंकि वो एक्चुअल में सुपर स्त्री थी। अ, घर संभालना, बाहर हम लोगों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हर तीनों, मतलब मेरे 2 बड़े भाई हैं, तीनों का ध्यान रखना उस तरह से कि पढ़ाई के साथ-साथ आप कुछ न कुछ दूसरा एक स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, या आप आर्ट फैकल्टी में जाना चाहते हैं, तो बड़ा बाकायदा ध्यान रखती थी, तो वही याद आती हैं। मेरे बड़े भैया के फ्रेंड्स तो उनको झांसी की रानी बोलते थे सो मैम, इंदौर के एक छोटे से गांव से यहाँ तक आने की वो जर्नी आपकी कैसे रही? कैसे आपने सोचा कि आपको एक कहते हैं ना ग्लैमर इंडस्ट्री में पैर रखना है? एक्चुअली मुझे तो आईपीएस बनना था, मैं तैयारी भी उसी के हिसाब से चल रही थी मेरी। पढ़ाई में थोड़ी-सी अच्छी हूँ, ठीक-ठाक हूँ। तो बस लेकिन बचपन से क्लासिकल डांस सीखती आ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मम्मा भी काफ़ी इसमें डांस, गाना, उनकी अपनी एक रामायण मंडली थी। हम लोगों का, मैं नारमदेव समाज को बिलॉन्ग करती हूँ, जो नर्मदा रिवर के साइड के ब्राह्मण्स जो हैं, हम लोग वो हैं। स्वाति आनंद चौरे नाम है मेरा। तो मम्मा का वो, हम लोगों का जो समाज था उसकी रामायण होती थी, तो मम्मा उसकी प्रेसिडेंट थी। तो वो एक माहौल बचपन से था घर में कि गाना हो रहा है, डांस हो रहा है। पापा बहुत अच्छे सिंगर हैं मेरे, बहुत अच्छा गाते हैं वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते हैं, तो रामकृष्ण मिशन को फॉलो करते हैं। तो एक अलग माहौल था, स्पिरिचुअल भी, रिलीजियस भी घर में। तो मुझे बचपन से कहा गया कि एक कुछ ना कुछ तो आपको एक एजुकेशन के साथ-साथ कुछ एक अपनी हॉबी चूज़ करनी होगी। तो मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, पर पापा ने कहा कुछ आर्ट में करो, तो पहले गाना सीखना शुरू किया, लेकिन फिर मैं पूरे समय घर में ना ऐसे मटकती रहती थी, तो पहले डांस, तो 5-6 साल की थी तो कथक सीखना शुरू किया, फिर कथक में विशारद किया मैंने। बट मुझे आईपीएस बनना था, मुझे हमेशा से था कि मुझे पुलिस में जाना है, तो मैंने कराटे सीखना शुरू किया, और मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हुई। तो वो एक अलग घर का माहौल था, बहुत डिसिप्लिन माहौल, तो मम्मा बड़ा केयर करती थी हर चीज़ का। हमारी डाइट हुई। मेरे एक ब्रदर वो स्प्रिंटर रहे हैं इंडिया के एक समय, 100-200 मीटर के। तो अलग तरह से हम लोगों की परवरिश हुई कि कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड था, तो वो सोच के मैं चल रही थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैं, बड़े भैया बॉम्बे थे,
तो मैं भी आती रहती थी। और फिर रामानंद सागर जी के यहाँ से मुझे एक ऑफ़र मिला एक शो का, और मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और पापा तो बड़े खुश हो गए कि उनके यहाँ से ऑफ़र है तो आपको करना ही है। तो बस इस तरह से जर्नी शुरू हो गई, और जाना कहीं था, आ गई इधर। मैम 1997 से आपने आपका करियर शुरू किया था। उस वक्त कैसे, मतलब लड़कियों को इंडस्ट्री में आना मतलब बहुत बड़ा टास्क एक हो जाता था, जितना भी हमने सुना है जाना है। तो उस वक्त आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन होता था, और जो बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि डैड तो आपने बता ही दिया, आपके डैड कितने ओपन माइंडेड थे पहले से। मम्मा और ज़्यादा थी ओपन माइंडेड, उनका हमेशा से था। उन्होंने कभी भी मुझे इस तरह बड़ा ही नहीं किया कि तुम लड़की हो तो तुम्हें घर के काम सीखने हैं, और तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं तो वो बाहर के काम सँभालेंगे और तुम घर के काम करोगी। उल्टा मैं जब छोटे से बड़े होना शुरू हुई तो बड़े भैया मुझसे बड़े हैं, 9-10 साल बड़े हैं वो। तो हम लोगों ने तो वही देखा कि मैं देखती थी बड़े भैया घर की सफाई भी कर रहा है, बड़े भैया कुकिंग में मम्मा की हेल्प भी कर रहे हैं। तो वो था ही नहीं कि लड़की को वो डिफरेंस जो एक होता है लड़का लड़की में, वो मैंने देखा ही नहीं। और मेरी मम्मा ने और मेरे दोनों भाइयों ने और पापा ने हमेशा मुझे ये कहा कि तुम्हें लाइफ में जो करना है वो तुम करो, और अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो पीछे हम खड़े हुए हैं तुम्हारे। तो वो एक जो फ्रीडम मुझे मिली सारी चीज़ें करने की। उज्जैन में मैं पहली लड़की थी जिसने बाइक चलाना शुरू किया था। अकेली लड़की मैं बाइक चलाती थी। तो सोचो ऐसे परिवार से मैं आई हूँ कि मेरे पास यामा RX 100 थी। बड़े भैया ने मुझे हम और छोटे भैया को खरीद के दिया था जब वो जॉब करने लगे थे। तो उस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। तो कभी कुछ ऐसा था ही नहीं कि मेरे घर से मुझे कुछ रोक टोके कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो क्या करेगी। ये था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस जाऊंगी और IAS प्रिपेयर करूंगी, और कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। लेकिन मम्मा का हमेशा से था कि काम अपनी जो पहचान है वो तो तुम्हें बनानी ही है एनी हाउ। तो जब आपने 1997 में पहला शॉट दिया, आपने जब आप सिलेक्ट हुआ, पहला प्रोजेक्ट आपके हाथ में आया, उस वक्त कैमरे के सामने जब आप खड़ी हुई, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिनको हमने बचपन से, जो आई थिंक जब पैदा हुई थी उसके बाद से मैं मेरे घर का माहौल देखती थी तो सब लोग रामायण महाभारत सब देख रहे होते थे। रामायण स्पेशली जो होता था, तो रामानंद सागर जी पापा जी का था वो। तो उनके साथ में काम कर रही थी मैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि उज्जैन जैसे शहर से जो मतलब बहुत ही कम लोग वहाँ से इंडस्ट्री में आए होंगे उस दौरान, तो उनके यहाँ और उनके साथ में काम कर रही थी। तो और उन्होंने मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी कि जैसे कैमरा की बात आप कर रही हो, लाइट्स की, कि मैं जब पहली बार खड़ी हुई, मैं बचपन का एक फोटोग्राफ है मेरा और मेरे दोनों भाइयों का। तो मैं बड़े भैया की गोदी में बैठी हुई हूँ, और वो स्टूडियो में पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तो वो हेलोजन जलाते हैं। तो जब हेलोजन आपके आंखों में आती तो आंखें, बच्चे हैं तो आंखें ऐसी हो जाती है ना, तो मेरे दोनों भाइयों की आंखें ऐसी हैं, और मैं छोटी सी 8-9 महीने की बड़े भैया की गोदी में बैठी हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ। तो आई थिंक शुरुआत तभी से हो गई थी कि कैमरा और लाइट्स की यूज टू कि इसी के सामने जाना है, तो आंखें खुली हुई थी तभी भी। तो वो चीज़ें हमेशा थी कहीं ना कहीं, और शायद डेस्टिनी यही थी मेरी कि मुझे ये एक्टर ही बनना है, तो बस हो गया। मैम आपके इतने कैरेक्टर्स आपने किए, मैं कह सकती हूँ ऐसा कि सारे ही कैरेक्टर्स आपके फेमस हैं। अगर मैं मंजूषा की बात करूँ, शक्तिमान की करूँ, कसम से, मतलब अनकाउंटेड ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें आपने काम किया, और सारे के सारे अपने में एक नाम बना चुके हैं। बट आपके दिल के करीब कौन सा है? ऑफ कोर्स जो शुरुआत की थी मैंने, तो मेरा पहला शो था जय गंगा मैया। उसमें मैं देवी पार्वती का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। पहला प्रोजेक्ट था मेरा, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसी समय मुझे उन्होंने, उनका कृष्णा चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो लड़की भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, और जो क्योंकि उसे वॉर में भी जाना है तो वॉरियर भी लगे। तो पापा जी ने मुझ में शिखंडी देखा। तो शिखंडिनी का कैरेक्टर भी मैंने प्ले किया, जो उनका पहला जो जन्म होता है और फिर वो शिखंडी बनते हैं। तो वो दोनों कैरेक्टर उन्होंने मुझसे प्ले करवाए, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे, मैं वो सब कैसे देख लिया कि मैं ये कर पाऊंगी। और
ऑफ कोर्स उसके बाद मैं कहूँ तो सारे प्रोजेक्ट एक्चुअली बालाजी टेलीफिल्म्स के एक से बढ़कर एक कैरेक्टर मैंने किए। कसम से कहा, मेरा राशि जो कैरेक्टर था वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उससे मेरी पहचान बनना शुरू हुई इंडस्ट्री में। और फिर ऑफ कोर्स जो ऑडियंस दर्शकों ने जो देखा है मंजूषा बहनी, तो वो बहुत मतलब सब लोग कहते हैं कि एक लैंडमार्क आपका होता है इंडस्ट्री में जिससे आप बहुत फेमस हो जाते हो। तो ऑफ कोर्स मंजूषा वो कैरेक्टर है। और अगर अभी का मैं कहूँ तो इवन कुमकुम भाग्य का मिताली भाभी, बहुत ही पॉपुलर रहा वो कैरेक्टर, क्योंकि वो चुलबुली हर दरवाजे के पीछे हर वॉल के वहाँ पे कान लगाकर सुनती रहती थी और यूं 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 करती रहती थी। तो वो एक हमारे एक डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे बताया कि कुछ कर तू अलग सा, कि ये कैरेक्टर लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो हम लोगों ने ऐसा किए, ऐसे ऐसे चबाती रहती थी, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन रही होती थी और चुगली करना मेरा काम था, जो मेरे रियल लाइफ से बिल्कुल हटके है। तो वो कैरेक्टर बहुत बहुत ही करीब, और वो तो 8 साल मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया, तो बहुत ही मज़ा आया वो करने में। तो मैम यहाँ तो हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनिशियल डेज की बात करूँ मैं आपके, अगर मैं गलत नहीं हूँ आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम हाँ किया है। हाँ, मेरी फिल्में आई हैं। मेरी पहली फिल्म थी विधना तोहरे देश में, और वो बहुत ही मतलब ऐसा था कि भोजपुरी फिल्म्स का मार्केट लो हो गया था, बन नहीं रही थी बहुत समय तक। तो ये फिल्म डाउरी के ऊपर थी, विधना तोरे देश में, मतलब विधना मीन्स भगवान तेरे देश में क्या चल रहा है ये। तो वो डाउरी एक सोशल एक कॉज के ऊपर थी, दहेज के ऊपर। और वो फिल्म ने इतना कमाल किया उस समय, बहुत बढ़िया बिजनेस, मतलब मैं वो फिल्म के रिलीज होती मैं स्टार बन गई। और अचानक मुझे बहुत सारी फिल्में मिली, मैंने 5-6 फिल्में की, लेकिन हर फिल्म एक सोशल कॉज के ऊपर होती थी। बॉन्डेड लेबर हुआ, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर हुआ। तो मैं किसी में मैं डीएम बनी हुई हूँ, मजिस्ट्रेट बनी हुई हूँ, किसी में आईएएस ऑफिसर बनी हुई हूँ। तो हीरो भी मैं ही होती थी और हीरोइन भी मैं ही होती थी उन फिल्मों की। तो वो जो 6-7 फिल्म्स मैंने भोजपुरी की और उसमें मतलब मैं मुझे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिले। और स्पेशली वो जो कॉजेस जो थे अलग अलग कि बेटी को पढ़ाना है, बॉन्डेड लेबर है, मेरे फादर बंधुआ मजदूर है, तो मैं कैसे वो मुझे स्कूल भेजते हैं और सरपंच से लड़ाई करते हैं, और फिर मैं इलेक्शन लड़ती हूँ और मैं गांव की सरपंच। बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैंने फिल्में की, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। बट फिर एक सर्टन टाइम के बाद मुझे लगा कि अब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो मैं वापस से अपनी टीवी की दुनिया में आ गई। और फिर उस वक्त मैंने एक शो किया घराना जी टीवी के लिए। तो अमन वो मेरा फर्स्ट डेली सोप था। और मैंने आई थिंक इंडस्ट्री के हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ में काम किया होगा, मुझे ऐसा लगता है मैम बहुत ऑफ काम किया कोर्स, है। क्योंकि मैम आपको 30 साल होने वाले हैं, मैंने अगर मैं गलत क्रिएटिव नहीं हूँ। वाई धीरज कुमार जी के साथ में काम किया, मैंने संजय खान साहब के साथ में काम किया, उनका महाभारत मैंने किया, सत्यवती प्ले करती थी मैं उसमें। उसी दौरान मुझे दिनेश बंसल जी एक समय बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनका घराना मुझे मिला अमन के साथ में। और बस तब से फिर टीवी इंडस्ट्री में शुरू, निम्बस एक प्रोडक्शन हाउस था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, उनके मैंने काफ़ी शोज़ किए, दूरदर्शन के लिए काम किया। एक सिद्धार्थ नागर उनका प्रोडक्शन हाउस है सार्थक चित्रम, उनके साथ में मैंने बहुत सारे शोज़ किए दूरदर्शन के। फिर ईटीवी हिंदी और ईटीवी उर्दू एक समय शुरू हुआ था 2000 के आसपास। तो ईटीवी उर्दू ने मुझे अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और नमाज़ पढ़ती हुई आई थिंक अभी भी जो उनका लोगो है उसमें मैं हूँ नमाज़ पढ़ती हुई। और उन्होंने अपना फर्स्ट डेली सोप मुझे दिया जिसकी मैं हीरोइन बनी। और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म्स दी कुछ, जो शॉर्ट मूवीज़ होती है 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स की, उसके लिए उन्होंने मुझे साइन किया। और मैंने उनके साथ में, तो मैं रामोजी फिल्म सिटी जाती थी हैदराबाद शूटिंग करने के लिए। तो इतने अलग अलग लोगों के साथ में काम किया है। पद्मालया टेलीफिल्म्स के साथ में मैंने एक फ़िल्म किया, उस दौरान जब वो मुझे वहाँ देखते थे तो उनके साथ एक मूवी की मैंने। तो कुछ हिंदी मूवीज़ में भी मैंने एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले किया। और 2005 एंड में दिसंबर में कसम से की शुरुआत हुई, और वहाँ से मैं बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता मैम के साथ जुड़ी। और उसके बाद मैं 22 तक उन्हीं के साथ रही, 17 ईयर्स तक।
तो वो एक बहुत लंबी जर्नी, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी उनका कि मतलब उन्होंने मुझ में वो देखा एक आर्टिस्ट की, हाँ ये अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर सकता है। तो जो फर्स्ट शो उन्होंने मुझे दिया था वो कसम से था, और उसमें एकदम बेचारी सी लड़की थी मैं, जिसकी शादी नहीं हो रही है, और जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर था वो बहुत अग्रेसिव था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने उस समय एकता मैम ने किसी टीवी शो में दिखाया था कि घरेलू हिंसा भी होती है, कि पति हाथ उठाता है तो पत्नी क्या फील करती है, और किस तरह मतलब शादीशुदा होकर भी अगर पत्नी की मर्जी नहीं है और तो भी पति उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने कसम से में वो दिखाया था, हाईलाइट किया था वो सारा। तो जब उन्होंने मुझे ये ट्रैक बाद में जब वो ट्रैक लिख रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि स्वाति हम ये कर रहे हैं, तो मतलब सिद्धार्थ जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे थे, सिद्धार्थ वासुदेव, तो हम दोनों ऐसे ब्लैंक होके उनको सुन रहे हैं। सिद्धार्थ ने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगा मैम। बोले एक्टिंग करना है बेटा। नहीं, बोले नहीं कर सकता हूँ, मेरी फ्रेंड है वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं कैसे कर सकता हूँ उसके साथ वो। तो मैम ने बोला था मैं आऊँगी, मैं बैठूंगी, और हम लोगों को ये कॉज दिखाना है, हमको अवेयर करना है पब्लिक को, तो हम शुरुआत कर रहे हैं ये, और तुम दोनों के कैरेक्टर इतने पॉपुलर हैं तो हम ये करेंगे। और हमने वो किया, वन शॉट किया हम लोगों ने वो सीन, क्योंकि हमने कहा हम इससे ज़्यादा, और मुझे वो एक्ट करते हुए भी मैं मेरी फ्रेंड है थी उस समय अरुणिमा शर्मा, वो भी उसमें थी कसम से में। तीन जो सिस्टर्स थी उसमें, जो चश्मे वाली जो थी अरुणिमा, अ, रानो नाम था उनका, तो वो मेरे साथ में बैठी हुई थी। और सर ने बोला था वो शॉट के समय कि कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कैमरामैन, एक मेकअप आर्टिस्ट और मैं, कोई भी नहीं और आर्टिस्ट। और रुमॉन मेरे साथ वहाँ पर मेरी ढाल बनकर, और हमारी मेन जो क्रिएटिव थी और उस मैम आकर बैठे हुए थे बाहर मॉनिटर पर, कि कोई अंदर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सर ने शॉट वैसे लगाया था कि मतलब वो शूट करना है। और जब वो सीन ख़त्म हुआ उसके बाद मैं इतना शिवर कर रही थी और इतना रो रही थी कि सर, सिद्धार्थ और रुमोन मुझे ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि जिनके साथ में एक्चुअल में होता होगा उनका कैसे क्या होता होगा, वो कैसे कोप अप करती होंगी फिर ज़िंदगी के साथ में। मैंने तो सिर्फ शूट किया था, वो मेरे को अभी भी आंसू आ गए बोलते हुए। तो वो कैरेक्टर, वो शो, फिर उसके साथ उन्होंने मुझे करम अपना अपना दिया मैं चेंज करती हूँ टॉपिक। तो वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा। मैं उसमें बंगाली एक बनी थी, तो हम कलकत्ता शूट करते थे, तो मैं कलकत्ता भी जाती थी और मुंबई में भी रहती थी। तो इनिशियल जो करम के जो सीन शूट हुए थे, तो हम लोग कुछ 15-20 दिन, एक महीना के आसपास हम लोग उधर। तो मैं अब ऐसे आती जाती थी, क्योंकि इसका भी शूटिंग करना होता था, उसका भी करना होता था। तो एकता मैम ने इतना भरोसा दिखाया। फिर देन मैंने पवित्र रिश्ता, तो जब पवित्र रिश्ता की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और जो तुमने अभी प्ले किया है इसका बहुत अपोजिट है, क्योंकि इसमें मैं डरी सहमी सी थी। और जो पवित्र रिश्ता का था, मंजूषा वहनी, वो जॉब करने वाली, बिंदास अपने हक के लिए लड़ने वाली महिला थी, वो मंजूषा जो थी। तो मैम ने कहा कि ये इतनी थिन लाइन है, नेगेटिव पॉजिटिव, और आप ग्रे बोलो उसको, कि जो अपने लिए सोच रही है जो लड़की, कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ, अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए सोच रही हूँ, बाकी फैमिली के लिए मुझे नहीं करना है। तो और खुद भी हंस के बोल रही है कि वो ऐसा वैसा वाला जो मैं करवाती हूँ मेरे नेगेटिव की कोमलिका, या ये इस तरह का कैरेक्टर नहीं है। तो वो थिन लाइन रखनी है आपको कि हमको नेगेटिव नहीं बनाना है उस कैरेक्टर को। तो वो कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत मज़ा आया करके, बहुत ही कमाल। और क्या एक्टर्स, हम दिन रात काम करते थे, एक पूरी फैमिली बन गई थी। और सविता प्रभु ने आई तो आज भी मेरी आई ही है, तो हम लोग आज भी उतने ही क्लोज हैं, इतने प्यार। ऑफ कोर्स शो में हम दोनों एकदम अपोजिट थे, और मुझे इतने कोसते थे उस समय। उनकी सोसाइटी की जो लेडीज थी वो डांटती थी कि आने दो उसको, हम उसको बताएंगे
क्योंकि उसमें मैंने प्ले किया था कि हाँ हाँ ठीक है, सास तो आई है तो मेरे बच्चे संभालेगी। सास इसी के लिए, क्योंकि मुझे नौकरानी नहीं रखनी पड़ेगी, सास संभालेगी मेरे बच्चे। अरे तो मतलब इतना बढ़िया रिस्पॉन्स पब्लिक का। मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो सब लोग, एक बार तो मुझे याद है मैं एक मॉल में गई थी खाना खाने के लिए, तो वहां पर एक आंटी आई और गुस्से में उन्होंने मुझे टर्न किया और ऐसे देख रही हैं यूं घूर के मुझे, मैं इतना डर गई। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरे साथ में मेरे फैमिली के कुछ लोग थे, मेरे कजिन वजिन, तो हम लोग सब ऐसे देख रहे हैं। तो फिर बोलती है, अरे मंजूषा कितना अच्छा काम करती हो तुम। तो ये भी एक मजा था कि ऑडियंस इस तरह आपसे रिएक्ट करती है और इस तरह अप्रिशिएट करती है। फिर बोले बेटा बहुत अच्छा काम करती हो। फिर मैंने उनके पैर वैर छुए, मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा मैं, मुझे तो आपने डरा ही दिया था। तो इस तरह अलग अलग इमोशन का वो लोगों का जो एक वो गुबार जो रहता है वो हम आर्टिस्टों को देखकर निकालते हैं। और बहुत सारे लोग भी उस समय देखने आते थे हमारी शूटिंग। क्लिक निक्सन हमारा जो स्टूडियो था बालाजी का, तो बहुत मज़ा आता था, अलग माहौल, अलग एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ यार। नहीं नहीं मैम आप बोलो। कुछ पूछना हो तो बताना। मैं तो अपनी जर्नी शुरू हो गई। जी मैम, लेकिन मैम कसम से है जो बालाजी के साथ आपका पहला शो था, वहाँ पे प्राची, राम सर सारे ही थे। हाँ, सेट का माहौल कैसा होता था? अमेजिंग। वो भी हम लोग दिन रात काम करते रहते थे, अलग ही माहौल था। साथ में बैठना। उसी समय एक बहुत ही ट्रेजिक एक इंसिडेंट हुआ था ताज का। तो वो हम लोगों के, हम उस समय शूट कर रहे थे जब वो हुआ था। और राम के मॉम डैड उधर थे, ताज में किचन में थे। और राम हमारे साथ शूट कर रहे थे और हम सब शूट रोक के ऐसे बैठे हुए थे कि हमको क्लिक निक्सन से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो वो एक अलग माहौल था। अ, तो उससे वो निकले बाहर। लेकिन राम भी अपने आप में इतने कमाल के कि जब सुबह हुई उनके मॉम डैड सेफली घर पहुंच गए, तो उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी भी नहीं निकालने दी। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला पहले इसको छोड़कर आ। फिर अरुणिमा जो थी वो उसको छोड़ने के लिए गए। फिर एक और को आर्टिस्ट थी, बोले सब लड़कियों को पहले छोड़कर आओ। सिद्धार्थ जो मेरा, उनको भी छुड़वाया। उसके बाद वो टाउन में रहते थे पेडर रोड साइड, तो वो उधर फिर गए। उतना टाइम उन्होंने वेट उतना किया? वो रुके कि मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अरे गाड़ी है हम जाएंगे। तो ये एक प्यार आपस में बॉन्ड इतना बढ़िया बन जाता है ना कि मैं क्या बताऊं। और लोगों को लगता होगा कि फिर वो कैसे कंटिन्यू कर पाते हो आप। पर यही होता है जब आप एक शो करते हो, क्योंकि आप अपने घर से ज़्यादा उस अपने वर्किंग प्लेस पर जगह टाइम बिताते हो। तो वो जो बॉन्डिंग बनती है, तो आज भी अगर मैं राम को मिलूंगी या प्राची को मिलूंगी या अश्विनी कलसेकर को मिलूंगी, सीमा, तो हम वैसे ही मिलते हैं जहाँ कहीं भी हमारी मुलाकात हो जाए, अरे वो वाला जो है। तो भले ही कोई कितना ही बड़ा स्टार हो गया हो, लेकिन वो प्यार खत्म नहीं होता है। राम और प्राची का कैसा बॉन्ड था? और जो एज गैप दिखाया जा रहा था शो में, वो भी काफी। बहुत ही अमेजिंग। प्राची तो इतनी प्यारी बच्ची ना कि मैं क्या बोलूं। मतलब वो तो बहुत ही छोटी थी हम लोगों से। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत ही वो तो नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तभी पहला शो था उसका। मतलब हम सभी, मैं थोड़ा बहुत काम कर चुकी थी उसके पहले, लेकिन मज़ा बड़ा आता था। कुछ भी गलती होती थी तो राम राम। और मेरे लिए तो सब लोग ये कहते थे कि पहले मैं गई तो बड़ी डरती डरती, क्योंकि मेरी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एंट्री हुई थी शो में। तो इन सब लोगों की बॉन्डिंग हो चुकी थी। और मैं 3-4 दिन में ही ऐसी हो गई कि हाँ मैं भी इन लोगों के साथ 2 महीने से काम कर रही हूँ, क्योंकि शूटिंग तो पहले से शुरू हो गई थी उनकी। तो सब राम बोलते बोले कैसी है, ऐसा लगता ही नहीं कि तू 3 दिन पहले आई है। इतना जल्दी उन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली में इन वो घुसा लिया था, जो बोलते ना कि हाँ 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 तो हमारी फैमिली की है। और इतना फ्री माहौल था वहाँ का, सब इतने, इतनी मस्ती चलती थी, इतनी मस्ती चलती थी क्योंकि इतना काम होता था तो किसी को नींद आ जाती थी। कोई लाइटमैन हुआ, कोई साउंड वाला, कोई असिस्टेंट है तो वो अगर सो गया है तो उसको जाके ऐसे उठाना, किसी के ऊपर बॉटल स्प्रे मार देना। तो ये छोटी छोटी मस्तियाँ। और राम तो बहुत बहुत मस्तीखोर थे।
तो बहुत ही मज़ा आता था। तो ये बहुत ही मज़ा आता था। दादी सुधा शिवपुरी, तो वो बहुत खाने की चीज़ें हम लोगों के लिए लेकर आती थी, सारे बच्चों के लिए। तो वो मतलब समोसा, थेपले, तो वो क्योंकि की शूटिंग से हमारी शूटिंग पे आती थी, बेचारी इधर से उधर शिफ्ट होती रहती थी। उस उम्र में तो हम बोलते थे दादी यार, मतलब ये एंथुजियाज़्म हमारे पास में भी हो इस उम्र में, हम भी इतना काम करें। तो वो एक हमारे लिए बड़ा एग्जाम्पल था। सीमा जी, सीमा भार्गव पावा, वो इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है, मतलब वो तो कमाल ही हैं। ऑडियंस जानती हैं कितना बढ़िया बढ़िया काम करती हैं वो। उनका तो अपना अब थिएटर ग्रुप भी है। तो वो हम लोगों को कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें बोलती रहती थी कि हम सब नए थे, बच्चे थे, कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, हिंदी में इस तरह से डिक्शन जो होता है वो इस तरह से बोलते हैं, ये करते। तो बहुत ही मज़ा आता था भाई, बहुत ही मज़ा काम करने में। प्रैंक वैंक होते थे आप लोगों के बहुत सेट भर पे? भर के, वही तो मैं कह रही हूँ। सबसे ज़्यादा किसने किया है? राम, वो वही मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा राम थे। सबसे फनी इंसिडेंट मैम अगर आपको याद हो जो उन्होंने किया उस सेट पे? यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब एक बार तो हम इतना हंस रहे थे, 3 कैमरा लगे हुए थे, और एक सीन था जिसमें हमारे घर में ना आग लग जाती है। और पता नहीं मतलब ऑडियंस ने वो नोटिस किया या नहीं किया, हम जो मास्टर शॉट है उसमें एक्चुअली हम सब लोग हंस रहे, क्योंकि उसमें चिल्ला चिल्ला कर भागना था कि आग लगी, आग आग लगी, आग लगी है। सारे, दादी भी, सुधा जी भी, सीमा जी भी, और हम लोगों को पूरे घर में इधर से उधर दौड़ना है। और हम लोग जो हंसे जा रहे हैं, वो आग लगी आग लगी है उसमें। और उसमें एक कैरेक्टर का एंड भी होना था, क्योंकि वो उस आग में वो चला जाता है, तो उसके बाद हमें रोना है उस सीन के बाद में। लेकिन हम सब इतने मस्ती के मूड में, इतने मस्ती के मूड में, कि मतलब डायरेक्टर बोल रहा है मैं शूट कैसे करूं। तो वो मास्टर, तो अब वो वैसा ही लगा उसमें हंसते हुए। हाँ, फिर जब क्लोज और मिड शॉट हुए, हम लोगों ने बड़ा कंट्रोल कर करके कि आग लग रही है, आग लग रही है, पानी भी डालना है। तो मतलब ले रहे हैं तो पानी गिर रहा है एक दूसरे के ऊपर। सर बोल रहे कर क्या रहे हो तुम लोग ये प्राची के साथ आपका बॉन्ड कैसा हो गया था? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। उस समय फिल्म आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जी। तो मैं उसको छोटे बोलती थी और वो मुझे बड़े बोलती थी। इतना प्यारा बॉन्ड। वो उसकी आदत थी, मेरी भी आदत है, मतलब हम बहुत सारे लोगों की होगी, आप में से भी किसी की होगी। हम हनुमान चालीसा छोटी सी साथ में लेके, जी। मैं भी अपने वॉलेट में लेके घूमती हूँ। वो पूरे समय हनुमान चालीसा अपने साथ में मतलब वो लेके रखती थी। बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही। मैम इतना अच्छा खासा शो चल रहा था, टीआरपी भी काफ़ी अच्छी थी, बट अचानक से खबर आई कि शो बंद हो रहा है। वो आप लोगों के लिए कितना शॉकिंग था? हाँ, ऑफ कोर्स शॉकिंग था। आप मतलब हमको तो शूट पे ही पता चला था। लेकिन वो तो इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव हैं, उसमें हम आर्टिस्ट कि आई थिंक जो हम लोगों का ब्रेन ना उस तरह से वर्क करना सीख गया है कि इतनी अनसर्टेनिटी है इंडस्ट्री में कि आज आप काम कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो। तो वो बड़ा इजीली हो गया था, क्योंकि सब कोई सब समझ गए थे कि हाँ ये नहीं है तो कुछ अभी नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, और वो हो ही गया। उसके बाद पवित्र शुरू हो गया। बट जब वो खबर सुनाई दी आप लोग को, कितने दिन पहले आप लोग को पता चला अरे था? 2-3 दिन पहले बस। उस वक्त सेट का माहौल कैसा हो गया? बहुत ही, मतलब सब एकदम शॉक में आ गए थे कि हैं। हम्म। और फिर थोड़े समय बाद रिलैक्स हुई, क्योंकि एक आप परिवार हो जाते हो। तो अब फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो एक्टर आपके साथ में है नहीं है, तो वो एक जो रूटीन है आपका उस सेट पे जाना, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हैं उनसे भी आपको प्यार हो जाता है, तो वो तो ऑफ कोर्स शौक तो लगता ही है, और उससे बाहर निकलना और एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करना। बट आई थिंक आर्टिस्ट इस मिट्टी का बना है कि जिस तरह वो अलग अलग कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल लेता है ना, तो अलग अलग सिचुएशन में भी वो अपने आप को संभाल ही लेता है। सो मैम ये बताइए, जब कसम से का लास्ट डे शूट था, उस वक्त क्या हाल था आप लोगों का? ऑफ कोर्स जब ये खबर लगी तो दुख तो हुआ था बहुत। लेकिन फिर मैंने जो कहा कि जिस तरह आर्टिस्ट अलग अलग कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेता है, तो सिचुएशन में भी हमने अपने आप को तुरंत ही एडजस्ट कर लिया। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी एक लास्ट डे पार्टी की,
जिसमें हम सब एक्टर ने पूरी यूनिट के लिए खाना मंगवाया, और हम सब उसके पीछे खड़े हुए थे, टेबल के पीछे, और हम हमारे एक एक टेक्नीशियन को, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे स्पॉट दादा हो, लाइट असिस्टेंट, कैमरा असिस्टेंट, मेकअप, ये जितने जितने हमारे सब होते हैं, सब लोगों को हम लोगों ने खाना दिया अपने हाथ से। क्योंकि हाँ, पूरे समय क्योंकि वो 3.5 साल चला था वो शो भी, तो 3.5 साल तक वो हमारे लिए सब काम करते आ रहे थे। तो हमने कहा कि अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग आप लोगों को, और हमने एक सोवेनियर तैयार करवाया और वो सबको दिया। तो बहुत ही अच्छा सा हम लोगों ने लोगों को, वो बोलते हैं ना कि हाँ, बाय बाय टाटा किया। लास्ट शॉट पे रोया कौन था? हम सभी रोए, क्योंकि वो सीक्वेंस उस तरह से चल रहा था। होली वोली का सीक्वेंस था, मार्च की बात थी, मुझे याद है 10 मार्च की बात है। तो वो सीक्वेंस चल रहा था, हम लोग संक्रमण, एक आरए में स्टूडियो है, हम लोग वहाँ पर थे सारे के सारे, और वहीं से टाटा बाय बाय हो गया। बट वो कहते हैं ना कि होलिका दहन में आप अपनी पुरानी चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म करके नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो फिर वही हुआ, लाइफ में पवित्र रिश्ता आ गया। जी मैम, पवित्र रिश्ता से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी। शक्तिमान में जो आपने बहुत वो ही बताइए क्यूट। कैसे आपकी लाइफ में आया वो शो? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मुकेश खन्ना सर उस समय किसी ऐसी आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे जो फिजिकली एकदम फिट हो, उनके साथ में फाइट सीक्वेंसेस कर सके। तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो मैं माइथोलॉजिकल शो उस समय काफ़ी कर रही थी, खान साहब का महाभारत कर रही थी, संजय खान साहब का, पापा जी रामानंद सागर जी के साथ तो बहुत सारे शोज़ मैंने किए। इधर क्रिएटिव आई के साथ में मेरा चल रहा था, ओम नमो नारायण, उनका श्री गणेश, ये सब। तो उसी वक्त ये शो में मेरे एक फ्रेंड ने नाम रिकमेंड किया कि वो बहुत फिट है लड़की और फाइटिंग सीक्वेंस वगैरह सब अच्छे से कर लेगी। तो मुकेश सर ने मुझे बुलाया, और उन्होंने, क्योंकि वो कैरेक्टर उनके पैरेलल था, पैरेलल मीन्स वो शक्तिमान है तो मैं लेडी शक्तिमान हूँ, ऐसा। तो जो डॉक्टर जैकॉल जो नेगेटिव थे वो बनाते हैं उनका रेप्लिका, तो मस्त बिल्कुल, सुनंदा नाम था उस कैरेक्टर का। और बहुत ही क्यूट सा एक इंसिडेंट है, मैं बताती हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। वो ये जो अभी मार्च में वुमेंस डे गया, तो एक किसी फैन ने मुझे उसके क्लिपिंग्स निकाल कर भेजे, मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा ये मैं हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बट मैम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था आपके उस बहुत, वो कैरेक्टर को। कैरेक्टर इतना पॉपुलर था, और मैंने जब तक किया है वो, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मुकेश सर के सी क्या आप अपने सी पावर दिस, के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगी? ये मैं हूँ। अब एक एक करके मैं अपने पावर के बारे में क्या बताऊं आपको? बस इतना समझ लीजिए, जितनी पावर शक्तिमान के पास है उतनी सभी मेरे पास भी है। मतलब शक्तिमान सी दिस, कुछ भी कर सकता है। और इसमें वॉइस आप देखिए, एकदम बेबी वॉइस है मेरी, क्योंकि बहुत छोटी थी तभी मैं। जब से मैं समाज में आई हूँ, शक्तिमान से ज्यादा मैंने लोगों की मदद की है। तो ये फैन जब ऐसी चीजें भेजते हैं तो हमको बड़ा मजा आता है कि नॉस्टैल्जिया हो जाता होगा ना मैम? बहुत बहुत, मैं तो ये देख के इतना खुश हो गई, क्योंकि उसके बाद मैं अभी देख रही थी सीधे, ये इतने सालों का गैप, मतलब ऑलमोस्ट 27 साल 26 साल, 2000 की बात है शायद, ये 2000 ऑलमोस्ट 2001 26 की, ईयर्स होने आ गए हाँ मैम। 2001, 26 ईयर्स। सो उसके बाद मैंने अपने आप को, मेरे को पहले समझ में भी नहीं आया ये क्या भेजा है किसी ने मुझे, मैंने कहा अरे ये तो मैं हूँ। मुकेश सर जो थे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं, मुझे तो वो हार्नेस होता है फाइट सीक्वेंस में, तो वो ऊपर डोरी बांध के ऐसे चढ़ा देते थे, और मैं हवा में लड़ाई करती थी क्रोमा में, क्योंकि वो तो क्रोमा वर्क होता था पूरा। और जो फाइट मास्टर थे हमारे, वो बोलते थे यार ये क्या गजब की लड़की है, क्योंकि मुझे पूरा टर्न होना होता था, और क्योंकि मैं कराटे की फिटनेस थी मेरे पास में, तो मैं इतने बढ़िया से शॉट्स देती थी ना, बड़ा मज़ा आता था। सर बोलते थे ये मेरे से अच्छी फाइट करती है। उनके साथ कोई मेमोरीज है मैम, जिस तरह से उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने हैं सर, और हर मुद्दे पे जो डट के वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, कभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है नहीं, मेमोरीज क्योंकि आपका? मैं भी वैसी हूँ ना,
मैं भी जो सही है और जो सच्चाई है, सच बोलने में पीछे नहीं हटती हूँ, और जो सही है उसका साथ देती हूँ और गलत का विरोध करती हूँ। तो सर भी वैसे ही हैं, तो उनको तो मैं बड़ी पसंद आती थी, तो मेरा ऐसा कभी उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। बहुत से लोगों के हुए होंगे, लेकिन सर ने मुझे तो बहुत प्यार दिया। मुझे याद है, मैं जब डबिंग करने जाती थी स्टूडियो में, तो वहीं पर ऑफिस भी होता था। तो सर इतने प्यार से कि तू इधर उधर भी काम करती रहती है स्वाति, तू खाने पीने का ध्यान रखा कर, कुछ खाने के लिए मंगा दूँ, कॉफ़ी चाय क्या, मतलब इतना टेक केयर करना। अ, उस थोड़े से समय के लिए जो मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए ऑफिस जाती थी डबिंग करने के लिए, तो मेरा तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। एक चांदीवली स्टूडियो है बॉम्बे में, बहुत ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी, बहुत पुराना स्टूडियो है। तो वहाँ पे हमारी बड़ी शूटिंगें हुआ करती थी इसकी, शक्तिमान की। तो इतना मज़ा आता था, और मुझे मज़ा आता था। चांदीवली स्टूडियो के पास में ना एक ऑफिस हुआ करता था, बड़ी बिल्डिंग थी, बूमेरंग करके। तो वहाँ से ना लोग देखते रहते थे, ये कौन टंगा हुआ है ऊपर, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी उस पे अपनी जो क्या होती हैं, क्रेन्स होती हैं, और उस पे मैं ऐसे डोरी पे लटकी हुई होती थी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तो मैम उसके बाद जैसे जैसे दौर आया, कसम से आया आपकी लाइफ में, उसके बाद पवित्र रिश्ता आया, मुझे लगता है मंजूषा ऐसा कैरेक्टर आपका साबित हुआ जो आज भी आप बाहर जाते होगे तो भी आपको लोग पकड़ हाँ लेते हाँ, होंगे। कुछ सब सब जो अभी जैसे नीतू सलूजा बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले मंजूषा वैनी ही बोलते हैं। वो लैंडमार्क है, वो तो ठप्पा मेरे यहाँ पे आई थिंक मंजूषा लिख गया है। बट मैम जब आपको मंजूषा कैरेक्टर के लिए एकता मैम ने पिच किया होगा, उस वक्त सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? इनर मैं गट्स क्या कह रहे थे आपके? एकता मैम ने, मतलब जब शो बंद हुआ था उसके बाद ही कह दिया था कि बहुत जल्दी मैं बुला लूँगी वापस, क्योंकि परिवार जैसा ही हो गया था बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए। तो उन्होंने जब ये शो के लिए मुझे बुलाया, और मुझे कहा उन्होंने कि कुछ और कहीं नहीं करना है, मेरे साथ ही करना है। और मैंने कहा ऑफ कोर्स मैम, और तुरंत ही उन्होंने बुला लिया। और मार्च में ही, 10 मार्च को ये ख़त्म हुआ। आई थिंक मुझे 16-17 मार्च के आसपास तो कॉल भी आ गया था पवित्र रिश्ता के लिए, क्योंकि अप्रैल एंड से शूटिंग शुरू करनी थी, और उसके पहले कुछ रीडिंग्स और लुक टेस्ट वगैरह सारे होने थे। तो वो सब हुआ। और मैं अपने आप को ये कहूँगी कि मैं उन कुछ आर्टिस्टों में से हूँ जिसने ऑडिशन कम दिए हैं, काम ज़्यादा कर लिया है। मतलब हम लोगों को पता होगा कि ऑडिशंस देने पड़ते हैं। कोई एक कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो तो देखता है प्रोडक्शन हाउस और चैनल कि आप उसमें फिट हो या नहीं हो। लेकिन एकता मैम को इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरा कुछ एक काम देखा हुआ था, उससे उन्होंने मुझे कसम से में भी बुला लिया बिना ऑडिशन के। और उसके बाद में पवित्र रिश्ता में भी उन्होंने सोच लिया, जबकि कसम से और पवित्र रिश्ता का कैरेक्टर दोनों अपोजिट थे। इसमें ये किसी को पूछ नहीं रही है और उसमें वो डरी सहमी है, तो दो एकदम अपोजिट कैरेक्टर थे। ये इसमें अपने लिए लड़ाई लड़ रही है, और कसम से में वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो डरी सहमी, पति मार रहा है तो पति की मार भी खा रही है, डरी सहमी सी थी। राशि का जो कैरेक्टर था, तो दोनों अपोजिट कैरेक्टर थे। और मैंने तो बाद में मैम को बोला भी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये कर पाऊंगी, जबकि आपने तो मुझसे वो करवाया था पहले काम, राशि का कैरेक्टर किया था। तो बोले आर्टिस्ट पता चल जाता है, तो मुझे पता था कि ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर पाएगी। तो मैम जब आप वहाँ पे गए होंगे ऑडिशन देने के लिए, क्या आप ही थे उस कैरेक्टर के लिए या और भी था कोई ऑप्शन में? नहीं नहीं, मैंने बोला ना, ऑडिशन था ही नहीं मेरा। पवित्र रिश्ता के लिए आपने ऑडिशन नहीं कुछ दिया नहीं है? ऑडिशन दिया था मैंने, वही बोला कि मैम ने आई थिंक जब कसम से के बाद उन्होंने जो सोचा होगा कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे तो कॉल पहले ही आ गया था, 5-6 दिन बाद ही आ गया था कॉल कि एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और आप कहीं और काम मत करना, आपको एक कैरेक्टर के लिए मैम ने सोचा है, तो जल्दी बुलाएंगे उसके नरेशन के लिए। बाकी की जो कास्ट थी, जैसे अंकिता हुई, सुशांत हुए, वो लोगों के कैरेक्टर के लिए पहले से वही थे या फिर और भी कोई ऑप्शंस थे उनके पास? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ उनके ऑडिशन ज़रूर हुए थे। एक मॉक टेस्ट होता है कि साथ में कैसे लग रहे हैं, कैरेक्टर में कैसा है, तो हुआ था। बट मुझे तो मैम ने आप फिक्स थे? फिट कि यही करेगी। जी। तो मैम जब अंकिता, सुशांत और आप लोगों का पहला शॉट जिस दिन हुआ होगा, उस वक्त क्या माहौल था? अंकिता तो हमारी फैमिली की थी बच्ची,
तो सुशांत एक का कैरेक्टर एक महीने शादी बाद के आया बाद था। जब वो लोगों का हाँ, साथ में एक आप लोग महीने बाद जी आया था वो कैरेक्टर। तो पहले तो हम लोगों का ही काम चला था काफ़ी समय, तो हम लोग तो एक बॉन्ड बन ही चुका था फैमिली। और मेरा कैरेक्टर उस तरह का था कि मैं खुन्नस में रहती हूँ हमेशा। और हाँ मतलब, और स्पेशली सास से मेरी जो सविता आई जो बनी थी उसमें, तो उन वो उनका हमेशा से था कि उनकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बेटी बहुत अच्छी है। जो अर्चना का कैरेक्टर था, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उसको 8th पास बताया था, और लेकिन घर के काम में एकदम परफेक्ट, सुघड़ जो बोलते हैं हिंदी में, तो वो सुघड़ बच्ची थी। तो उनको था कि इसकी शादी तो मैं किसी पढ़े लिखे उससे कराऊंगी, लेकिन मुझे उनसे इतनी खुन्नस हो जाती है। और रोज रोज की अर्चना 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 नाम सुनकर मंजूषा को इतना वो हो जाता है कि शादी तो इसकी मैं अनपढ़ लड़के से ही करवाऊंगी। मतलब ये इनको बहुत है ना कि कोई डॉक्टर इंजीनियर इसको मिले, लेकिन मैं अनपढ़ लड़के से कराऊंगी। और मेरा वो कैरेक्टर था जो इनको जोड़ता है आपस में। और मैं देखती हूँ कि अच्छा ये मैकेनिक है, कहीं देखती हूँ मैं उसको, सुशांत को, कि वो उसका शॉट भी वैसे ही था कि वो अपनी वर्क जो उसका जो था मैकेनिक, वो बना हुआ कुछ नहीं, गैरेज भी नहीं था, छोटा सा कुछ ऐसा उन्होंने बनाया था, उसमें वो एक गाड़ी ठीक कर रहा है। और मैं देखती हूँ जब वो नीचे से आते वो नीचे से आता है वो, और उसकी माँ आकर कुछ कचर कचर कर रही है। और आई का ऐसे ही कैरेक्टर था, उषा आई का, कच 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 उन्होंने कुछ तो उसको बोलती है, और वो मैं देखती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि बस अब तो यही लड़का है जिससे मैं इसकी शादी कराऊंगी। और मैं देखती हूँ कि ये लालची औरत है, तो मैं तो थोड़ा सा पैसे का इसको लालच दूंगी अपनी। और मेरा जो परिवार बताया था वो थोड़ा पैसे वाला था, उसमें शादी चौल में होती है, लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैं मेरी माँ से मांग लूँगी, मैं अपनी आई से मांग लूँगी, उनको पैसे दे दूँगी, लेकिन शादी तो इसी से कराऊँगी। तो वो सुशांत के साथ मेरा पहला, ऑफ कोर्स मॉक शूट में हम लोग मिले थे, क्योंकि हमारी तो शूटिंग चल रही थी, उस बीच सुशांत आए थे। तो हमको पता ही था कि यही लड़का आएगा, ये अच्छा लग रहा है। तो सुशांत के अलावा और कौन था मैम वहाँ मॉक शूट के लिए? हमने उसी को देखा था, क्योंकि वहाँ पे जो सेट था उस पे वही आया था मॉक शूट के लिए। तो मैम जब अंकिता के साथ आपने स्टार्ट किया था शूट करना, कैसा बॉन्ड बन गया था आप लोग का? बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल, मतलब मैं क्या बोलूँ। एक क्योंकि 24 घंटा हम लोग काम करते थे, तो सबके ऐसे आजू बाजू ही आमने सामने ही रूम थे। तो उसमें इतना मज़ा आता था कि अगर आधा घंटा सोने को मिल गया, जबकि लग तो उठ भी रहे, तो हमारे डायरेक्टर बोलते थे अरे तुम लोगों के लिए चाय, बन मस्का पाव, मलाई पाव आ गया है, चलो चलो उठो, हो गया आधा घंटा, बहुत सो लिए, चलो उठो, चलो काम। फटफट फटफट रात के 2:30 बजे भी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हाँ प्रेजेंटेबल है ना, मतलब अच्छे से दिख रहे हैं ना, शॉट देने लायक है ना। तो इतना हेक्टिक होता था, लोगों को जिनको लगता है कि अरे एक्टर्स की लाइफ तो बहुत इजी है, बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनत है उसके पीछे। और कई बार आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो जो आप नहीं हो, तो वो परफॉर्म करना कैमरा के सामने, और इतने सारे लोग होते, इतनी लाइट्स होती है, टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता है, आप बस, कई बार तो बुखार भी होता है लेकिन टेलीकास्ट जाना है, तो आप उसमें भी शूट कर रहे होते हो। तो मैं वह बताऊंगी कि पवित्र रिश्ता के समय हम लोग जब अर्चना और मानव की जो शादी का जो ट्रैक था, वो हम लोगों ने शूट किया था आरके स्टूडियो में। और जी ने उस समय कुछ एक कॉन्टेस्ट निकाला था, तो बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक आई थी, रियल ऑडियंस आई थी, क्योंकि आरके स्टूडियो में बड़ा सा सेट पूरा शादी का वो था, तो रियल ऑडियंस आई थी हमारे यहाँ पर। तो हम लोगों ने 7-8 दिन कंटिन्यूअस काम किया है, मतलब एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ये शादी का घर है। गद्दे बिछे हुए थे, वाइट कलर की चादरें, वो मसनद गोल वाले तकिए, वहीं सो जा रहे हैं, वहीं उठ के शॉट दे दे रहे हैं। और शादी में नहीं, माहौल शादी, वो फेरे चल रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई ऐसा बैठा हुआ है देख रहा है, और पंडित जी, एक्चुअल शादी का माहौल लग रहा था वो। तो मैम वो ट्रैक जब शूट हो रहा था, जैसे मैंने ये भी सुना है, पहले तो मैं ये कंफर्म करूंगी कि आप लोग हफ्ते हफ्ते घर नहीं जाते थे सेट से? हाँ, वो माहौल ऐसा था, और किसी को कुछ नहीं लगता था, सब इतना एंजॉय करते थे वो काम करना ना। घर पे मन लगता था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शो इतना बढ़िया था, इतना रियलिस्टिक था, ऑडियंस इतना प्यार कर रही थी हम लोगों को। और तो और सेट का माहौल इतना अच्छा था कि ऐसा लगता था बस हाँ, बस
24 घंटे काम को चलता रहे, और वो जो चलता था तो उससे किसी को परेशानी नहीं होती थी। मैम वो शादी के सीक्वेंस का आरके स्टूडियो की क्या मेमोरीज है आप लोगों की? बहुत सुंदर। हम लोग जो कभी लाइटिंग हो रही होती थी तो हम लोगों के अंताक्षरी चलती थी। एक डम शराज एक गेम है, उसमें आप फिल्म का नाम देते हो और वो, अरे इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, मतलब हमें एक्सपर्ट हो गए थे। कई कई बार तो मतलब किसी ने कुछ बोला, एक वर्ड भी बोलने जाता था, हम बोलते थे अरे ये पिक्चर, इतने एक्सपर्ट हो गए थे सब खेल खेल के। तो वो गेम बहुत खेला है हमने, बहुत ज़्यादा। उस दौरान खूब अंताक्षरी बहुत खेली है। मैम अंकिता आज के डेट में अगर इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो टॉप की एक्ट्रेसेस है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड भी मैं कह सकती हूँ। क्या आज भी रिश्ता आप दोनों का वैसा ही है जैसा पहले था? बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी उसका कॉल आता है, वो उसको मैंने कहा कि वो हमेशा, उसको बहुत पसंद है कि उसके अपने लोग उसके घर जाएं, वो कुछ छोटी सी गेट टुगेदर हो, पार्टी जैसा कुछ हो, हमेशा बुलाती रहती है। पहले भी, पहले से ही ऐसी है वो। तो अभी भी वो हम लोगों को हल्दी कुमकुम के लिए बुलाती है, ये संक्रांत के समय बुलाती है घर पे। जब शादी हुई विकी और उसकी, तो उसने हम सबको प्रॉपर वो 3 4 5 दिन का जो उसकी शादी चली है वो सबको इनविटेशन दिया था कि आप पूरे समय मेरे साथ में रहोगे और पूरी शादी अटेंड करोगे। कोई मेमोरीज है मैम आपकी अंकिता के साथ जो कहते हैं ना दिल में एक खास जगह बना ली है? कोई ऐसा सीन शूट किया हो आप लोग ने? यार सारे ही सीन हैं। मैं मतलब एक बोलूँगी तो दूसरा सीन ऐसा हो जाएगा कि अरे, बहुत सारे ही सीन बहुत अच्छे हैं यार, एक से बढ़कर एक है। मतलब कितने कितने वन शॉट लगते थे हमारे पवित्र रिश्ता के समय की, हम एक 3 4 मिनट का शॉट एक साथ किए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक एक शॉट का मुझे पता है कि उसमें मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मंजूषा, और उसने घर में किसी को बताया नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो सबको चिल्ला रही है घर में कि तुम लोगों को मेरा ख्याल नहीं है, पति को बोल रही है, अब आई को बोल रही है, और अंकिता को कोस रही, क्योंकि वो शादियों के घर पे आ जाती है। उसका कुछ पंगा हो जाता है तो जो उषा आई का कैरेक्टर था वो भेज देती है उनको घर पे। तो वो शादी के बाद घर पे आके रहने लगती है। मैं तो बोलती देखो, इतना था ना आपको इसकी शादी कराना है, शादी कराना है, देखो शादी करा के आ गई, वो हो गया ना आपका, अब पेट भर गया, अभी किसकी शादी होगी। इस तरह से पूरे बहुत लाउड लाउड डायलॉग बोलने हैं। और वो फिर ऐसा होता है कि मैं चक्कर खा के नीचे गिरती हूँ एंड में, और फिर उठती हूँ, को ये लोग पानी मार के उठाते हैं, और वो कंटिन्यू शॉट चला था। फिर मैं उठती हूँ और मैं बोलती हूँ आपको किसी की कोई परवाह नहीं है ना। तो मैं भी अपने जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है उसकी कसम खा के बोलती हूँ, और मैं बोल देती हूँ कि मैं मतलब मतलब लोगों को अनकॉन्शियसली मैं बोल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसमें, कि किसी को परवाह नहीं है ना, किसी को पता नहीं है कि मेरे पेट में बच्चा है, उसकी कसम खा के बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने घर पे, मैं लौट कर नहीं आऊँगी। और सब लोग ऐसे देखते हैं कि अरे यू आर प्रेग्नेंट। और आई मेरे को बस ऐसे हग कर लेती है कि, और अर्चना अंकिता के ऐसे हग करती है कि बहनी आप माँ बनने वाली हैं, और सब खुशी के मारे रोने लगते हैं, और मैं भी रोने लगती हूँ कि अरे शिट, मैं तो चिल्ला रही थी सबके ऊपर अभी इतनी जोर जोर से, अरे ये क्या कर दिया मैंने तो ऐसे इमोशनल सीन सारे, और इतना मज़ा मज़ा आता था ना काम करने में। और फिर सब लोगों ने बड़ा क्लैप किया कि अरे, मतलब क्योंकि मुझे ही बोलना था, मैं बाबा को डांट रही हूँ कि आप हमेशा अपनी बेटियों का पक्ष लेते हो, बहू के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। मेरी भी एक बेटी है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने? सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचोगे। तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना और उसमें गिर जाना, उठना, फिर वो रोना, अरे बहुत, तो वो ऐसा लगता था कि हम एक्चुअली में वो कर रहे हैं। सुशांत के साथ कैसा बॉन्ड था मैम आपका? एंड कोई मेमोरीज उनके साथ जो आप शेयर करना चाहो? बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, एक एक चीज़ उसने जब अपनी पहली गाड़ी ली, वो हमको दिखाई, उसने सीधे लेकर आया क्लिक निक्सन सेट के वहाँ पर कि देखो देखो मैंने गाड़ी ली है अपनी BMW। देन जो दोनों ने साथ में डॉग लिया था एक अपना पहला, स्कॉच नाम रखा था उसका। तो वो जब छोटा सा बेबी आया था तो वो सेट पे लेकर आया कि देखो हमारा बच्चा। हम सब लोग भी तो खुशी, मैं तो खुशी के मारे रोने लगी थी, मैं वैसे ही पेट फ्रेंडली हूँ बहुत ज़्यादा। तो वो फिर सुशांत का हमेशा ये बोलना कि मेरे को बहुत कुछ करना है लाइफ में, एंड
हमेशा वो बोलता था कि मैं फिल्म करना चाहता हूँ, फिल्म करना चाहता हूँ, और उसने किया। देखो, धोनी के ऊपर वो फिल्म करना चाहता था, तो उस वक्त वो बोलता था कि मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं फिल्म बनाऊंगा ना, मैं बनाऊंगा धोनी के ऊपर फिल्म, और उसमें मैं वो कैरेक्टर प्ले करूंगा। सो क्या मैनिफेस्टेशन था उसका, मतलब कितने। उन्होंने पहले ही हाँ मैनिफेस्ट किया था हाँ, और हमेशा लकीली बोलता था। उन्हें वो रोल मिला रोल भी। किया, वो बोलता ही था कि मैं फिल्म करने, मुझे मौका मिल गया कि मैं फिल्में करूंगा, तो मैं धोनी करूंगा, और धोनी मैं प्ले करूंगा वो। सो बहुत डेडिकेशन तो उसका हद से ज़्यादा था। जो व्योमकेश भी जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, तो वो पूरा उस अटायर में रहते थे और वैसे ही बात करते थे। तो जब हम कुछ एक गेट टुगेदर के लिए मिलते थे, तो वो उसी तरह, देखो मैं अभी ये, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत। उसका बर्थडे मनाना, तो बर्थडे मनाने का बहुत शौक था पार्टी दोनों को। फ्रेंडली भी थे ना वो। बहुत बहुत। तो हम लोग साथ में बैठते थे, खूब गप्पे, मतलब पूरी यूनिट आ जाती थी। अ, तो जैसे मड आइलैंड में वो एक बंगलो बुक कर लेते थे, वहीं पे बर्थडे मन रहा है, सारे लोग वहाँ पर हैं, फिर वही शूट पे से चले जाते थे और शूट पे से वापस भी आ जाते, वहीं से शूट पे चले जाते थे, क्योंकि उतना ही टाइम होता था भाई, क्योंकि टेलीकास्ट भी देना है। अंकिता और जो सुशांत थे, दोनों के बीच में जब मतलब पहले किसको पता चला कि हाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, या दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा लव एंगल है? अरे बहुत ही जल्दी दोनों का प्यार हो गया था। वो कहते ना कि एक दूसरे के लिए बने हैं टाइप्स, वैसा सा प्यार था। तो बहुत ही जल्दी प्यार हो गया, और उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमको है दोनों। सोचो ना, जून में शुरू हुआ, सितंबर में तो वो साथ में शिफ्ट भी हो गए थे दोनों। तो बहुत ही क्यूट था सारा कुछ, हम लोग को तो बहुत ही मज़ा आया कि अरे इतने प्यार में हैं दोनों बच्चे। जी। उसके बाद मैम मधुबाला भी किया आपने, क्या हाँ, बताना चाहोगे उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मधुबाला तो एक ऑलरेडी इतना हिट शो था, और मेरी तो 2.5 साल बाद एंट्री हुई थी उसमें। लेकिन वो कैरेक्टर भी बहुत ही, लीलावती नाम था उस कैरेक्टर का, यूपी की एक दबंग महिला का कैरेक्टर था, जो जो विवियन जो प्ले कर रहा था कैरेक्टर स्टार। तो उसके जो सेक्रेटरी थे, उनके बिट्टू जी नाम था, इंदर जी है वैसे तो, रियल लाइफ में उनका नाम इंदर जी है। बिट्टू जी जो कैरेक्टर था, उनकी वो वाइफ बन के आती है लेडी, और पूरे घर पर जो राज करती है वो, इवन इन दोनों को भी संभालती है इनको। फिर एक डाउनफॉल उसमें बताया था कि उसको काम नहीं मिलता है इंडस्ट्री में एक सर्टन टाइम के बाद में। तो चौल में फिर मैं अपने घर पे उनको, मैं घर खरीदती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, और मैं पूरा उन लोगों को संभालती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है आपकी एंट्री मधुबाला में तब हुई थी जब थोड़ा मधुबाला का जो शो है थोड़ा सा हिल गया था वो, उस वक्त टीआरपी हाँ में थोड़ी गिरावट हुई थी। उसके हाँ बाद आपके कैरेक्टर की एंट्री हुई थी थोड़ा मसाला डालने के लिए। हाँ, वो मसाला ही था एक्चुअली। वो यूपी के एक्सेंट में जो अवधि और वो उस तरह का जो होता है ना, भोजपुरी एक्सेंट। तो जो ऑफकोर्स जो मैंने भोजपुरी फिल्में की थी, उसका मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला वहाँ पर। तो मैंने वो, बड़ा ही बिंदास कैरेक्टर था। तो मैं आई ऐसे घूंघट में थी, ओ बिट्टू जी ऐसे करके, तो बहुत ही सबने इतना मज़ा ले लेके वो मुझे वेलकम किया। वो पहला जो शॉट था, सबने खूब तालियां बजाई कि अरे ये तो बहुत ही, विवियन भी उज्जैन से है, तो मेरा और विवियन का तो बॉन्ड था। और विवियन की टीवी इंडस्ट्री में एंट्री कसम से हुई थी। तो जो कसम से का लास्ट जो लीप था, उसमें वो राम के बेटे प्ले कर रहे थे विवियन। तो हम विवियन में तो एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे, तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो मज़ा ही आ गया था काम करके। बट मैम सेकंड शो में जब आप साथ में काम करने लगे हो, कहीं ना कहीं विवियन लीड, वो भी स्टार हो गए इतना थे तब तक तो पॉपुलर। वो। यस। नहीं नहीं, पर वो मेरे साथ वैसे थे, स्वाति दी, खाना खाना लेके आया हूँ मैं, चलो आप खाना मत लेके आया करो, मैं खाना लेकर आता हूँ, आप मेरे साथ में, हम दोनों साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। तो मेरे साथ तो वो बिल्कुल वैसा ही था, लोगों को वो स्टार लगता था, लेकिन मेरे लिए तो वो बच्चू ही था। अच्छा मैम, आप ऑलमोस्ट 30 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए। कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई स्टार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसके लिए खबरें भी अलग अलग आती है कि ये ऐसा एरोगेंट है, इसके इतने नखरे सेट पे, ये सब। क्या सच में ऐसा होता है? आपने अपनी आंखों के सामने देखा है कि आपसे तो मतलब आपस में ठीक है, लेकिन वो दूसरों के लिए अलग होता है एटीट्यूड? नहीं यार, मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, जब आप काम करने लगते हो ना, आपके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जी। जाती हैं।
तो आपको प्रेजेंटेबल होना है, आपको एक वक्त पर यहाँ पे भी होना है, आपको थोड़े समय बाद वहाँ भी होना है। जब आप स्टार बन जाते हो आप 4 जगह जाते हो, आपको कुछ इवेंट भी अटेंड करना है, आपको ये भी करना है। तो कोई अगर ये बोलता है कि एक बंदा स्टार हो गया है, तो जब वो काम करने के दौरान ये बोलता है कि मैं इतने बजे निकल जाऊँगा, मेरा ऐसा है, मुझे यही चाहिए, ऐसा ही है, वैसा ही है, तो क्योंकि एक उनकी इमेज बन जाती है पब्लिक के लिए, उस इमेज को मेंटेन भी करना होता है उनको। अगर आप थोड़े भी उसमें कम उतरते हो तो आप जो एक मकाम बना चुके हो, आपको डर लगता है कि कहीं हम उससे नीचे ना हो जाए। तो आपको अपने आप को उतना ही फिट, उतना ही प्रेजेंटेबल, उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा बना के पब्लिक को दिखाना है। तो अगर उसके लिए वो ये कह देते हैं कि हमें यही चाहिए, हमको यहीं पे रुकना है, हमें यही चाहिए, हम इतने बजे आएंगे, क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है, आपको फिट होना है, तो आप जिम जाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, किसी इवेंट में चले जाते हो। तो मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, वो हो जाता है यार। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे जो संस्कार मिले हैं वो ये कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा आगे बढ़ो आप उतना ज़्यादा पोलाइट हो जाओ। तो अगर किसी में वो नम्रता की कभी कमी आ जाती है तो शायद उसको वो मिला होगा कहीं ना कहीं, कि किसी ने उसके ऊपर गुस्सा किया होगा कि अरे जल्दी कर जल्दी कर, तो शायद वो वापस दे देता है कि भाई मैं भी तेरे साथ टिट फॉर टैट करूँगा। तो मैं नहीं गलत मानती यार, सब अपने हिसाब से, क्योंकि सबको पता है कि हमें हमारी इमेज किस तरह से बनानी है, और सब सेल्फ मेड पर्सन हैं इंडस्ट्री में। मैं तो हर एक आर्टिस्ट को, हर हर एक बंदे को, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर ड्रेसर हो, कैमरामैन हो, डायरेक्टर हो, क्रिएटिव हो, एनीवन, राइटर, सब अपनी मेहनत से और अपने उससे आते हैं, टैलेंट से। तो उनको पता है कि हमें किस तरह से अपने आप को बनाए रखना है। तो ये जो मैम ऐसा कहा जाता है कि जिस सेट पे लीड्स की नहीं जमती आपस में, वो शो बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। यार मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने जो भी शो किए ना वो बहुत चले हैं। तो मैं इस उससे थोड़ा सा अनजान हूँ इस चीज़ से कि ऐसा होता होगा सेट पे। हाँ, सुना ऑफ कोर्स है, सुना है बहुत सारी जगह, और देखा भी कि चेंज हुए हैं, आर्टिस्ट चेंज हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं, और मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं। और बट मैंने ये भी सुना है कि वो आर्टिस्ट इतने प्रोफेशनल होते हैं, कई जगह जब रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इतने प्रोफेशनल होते हैं कि ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि ये रियल लाइफ में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं। कैमरा के सामने आकर वो हस्बैंड वाइफ ही प्ले करेंगे, लवर ही प्ले करेंगे, जो उनका लव एंगल चल रहा है, वो बताते ही नहीं ऑडियंस को कि हम रियल लाइफ में तो हेलो भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैम मधुबाला में विवियन मतलब पहले से अभी जिस तरह आप देखेंगी, जो ठहराव उनके अंदर आया, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज लगता है। क्या पहले से वो ऐसे ही थे, इंट्रोवर्ट थे या वो एक्सट्रोवर्ट थे? नहीं नहीं, हमेशा से ऐसे था, बहुत ध्यान रखता था और बहुत ज़्यादा था, वो ऐसे ही था। सबसे बात करते थे वो? बहुत, सबसे बात करना, मस्ती करना, वो तो हम उज्जैन वालों में है ही, ब्लड में है। वो भी उज्जैन की पैदाइश है, उधर की। हम्म। तो मैम सेट का माहौल कैसा होता था उस वक्त, एंड दृष्टि के साथ आपका कैसा था रिश्ता? दृष्टि के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था। अब वो तो ऑलरेडी स्टार थी, बट हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे। अ, मैं तो, मेरा वो विवियन के रूम में ही मेरा तो खाना वो ही लेकर आता था, मेरा खाना, मैं तो वहीं बैठती थी। दृष्टि को कुछ, क्योंकि दृष्टि की शादी उसके बाद में हुई थी, तो वो उस समय बात कर रही होती थी। तो वो बोल देती थी कि मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग खाना खा लो। बोले यही वक्त मिलता है ना, क्योंकि बाकी समय आप सीन में होते हो, शॉट में होते हो, तो आप उतनी बातें नहीं कर पाते हो। तो ऐसा सब चलता रहता था, बहुत मज़ेदार माहौल था। शमा देश पांडे जी मेरी उस समय थी, तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे। जया जी आई थी उस समय, जया भट्टाचार्य, वो आई थी कुछ एक कैरेक्टर करने के लिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। कोई ऐसा एक सीन करते वक्त वो यादगार पल छोड़ गया हो मधुबाला में? मधुबाला में मुझे याद है, मैं एक सीन कर रही थी और उसमें ना मुझे नेगेटिव था, और मुझे बस बहुत लालची बताया था उसमें। उस लालच के चक्कर में, और उस चक्कर में जो इन लोगों का जो ग्रैंडर था, जो इतना बड़ा जो घर उसमें बताया था विवियन और दृष्टि का, तो वो वहाँ से निकल के हम चौल में आ जाते हैं और मैं वही सपने देख रही होती हूँ।
तो एक सीन था जो आई थिंक उसमें ना पूरे बेड पे पैसे और ज्वेलरी पे ज्वेलरी बिछाई हुई थी पूरी, और मैं सपना देख रही हूँ और गाना बज रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और मैं ऐसे पैसे से उड़ा रही हूँ। इतना फनी था वो, इतना फनी, सब हम हंस हंस के पागल हो गए थे उस सीन करने में। और वो बहुत प्यारा शूट किया था हमारे डायरेक्टर ने, बड़ा मज़ा आया था वो सीन, वो मेमोरी है। और हम लोग को, और मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं हूँ। तो विवेन हंस रहा था, बोले स्वाति दी ये क्या कर ये एकदम अपोजिट, कैसे कर रहे हो आप ये सर, क्योंकि वो पूरा लालची हाँ करके जो करना था। तो मैम इतने सारे शोज़ आपने किए, इतने सारे प्रोडक्शन से आपने कोलैबोरेशन किया है, बट कभी ऐसा हुआ किसी प्रोड्यूसर से या किसी चैनल से आपका पंगा हुआ हो पैसों को लेके? कभी नहीं, टच वुड, और होगा भी नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं हुई नहीं वैसी। मैं प्रोडक्शन हाउस की आर्टिस्ट हूँ, मैं डायरेक्टर्स आर्टिस्ट हूँ। वो जो मुझे समझाते हैं कि ये, ऑफ कोर्स कैरेक्टर में इनपुट मेरा भी होता है, और अब इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मुझे तो मतलब कभी मेरा तो किसी से पंगा नहीं हुआ है। मतलब सामने आप से किसी वो ने परेशानियां की है आपकी? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब आप सोचिए ना, बालाजी टेलीफिल्म्स रामानंद सागर से अगर मैं शुरुआत करूं, तो 4 साल मैंने उनके साथ में काम किया। फिर मैंने ही उनको बोला कि मैं मुंबई में काम करना चाहती हूँ, क्योंकि शूटिंग हमारी बड़ौदा होती थी सागर आर्ट में। तो जा बेटा, तेरे को जहाँ जाना हो, फिर भी तू रहेगी तो हमारी बच्ची। तो ऐसे उन्होंने मुझे बाहर निकलने दिया। फिर मैंने भोजपुरी फिल्म्स में मैं एक समय थी जो इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी इतने प्यारे लोग थे। मेरे तो जितने उस समय यूनिट मुझे मिली है, बहुत कमाल की को आर्टिस्ट, और सारे उधर उधर के ही ज़्यादा होते थे। मैम इधर एक चीज़ काफ़ी चलती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं वही बोल रही हूँ ना कि मेरे बाद में ज़रूर मैंने सुना है, दो आई थिंक 2002 के बाद में, कि इस तरह से कम पैसा देना या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होना। मैं तो, अगर मेरी फिल्म, पहली फिल्म का भी अगर मैं बात बताऊं, तो मैं दरभंगा शूट कर रही थी, और 99-2000 में वो पूरा नक्सलाइट एरिया था। तो जो मेरे प्रोड्यूसर थे बालकृष्ण झा, मतलब जो जिस हमने कम से कम 7-8 इंटीरियर्स के विलेजेस में मैंने शूट किया है, तो वहाँ के जो कलेक्टर या जो जो होते थे, वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता था कि हम शूटिंग करने आ रहे हैं। और वहाँ के जो नक्सल भी थे, वो भी हमारी शूटिंग देखने आते थे, लेकिन वो भी इतना प्यार से रहते थे। अब उनको नक्सलाइट क्यों बोला जाता है, मुझे तो आज तक वो समझ में नहीं आया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अ, लोग अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, शायद उनको नक्सल नाम दे दिया गया है कि वो अपने लिए चीज़ें चाहते हैं, और शायद वो समाज के जो नियम हैं उनसे मैच नहीं करते हैं वो डिमांड्स जो होती हैं, इसलिए शायद उन्हें नक्सल कह दिया गया है। लेकिन वो तो इतने अच्छे होते थे, हमारे साथ बैठते थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे। और जो सरपंच का घर होता था ना, जी। वो मेरे लिए रहने का जगह होती थी। मतलब सोचो, क्योंकि कहाँ गाँव में कहाँ होटल मिलेगी ठहरने के लिए, तो मुझे तो हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। सरपंच के घर में मैं रहती थी, वो उनका घर, उनका एक उधर का कमरा, मेरे साथ मेरी हेयर ड्रेसर होती थी, एक एक और प्रोडक्शन का एक बंदा मेरे साथ में रुकता था बाहर टेक केयर करने के लिए कि हाँ मैम को कुछ ज़रूरत होगी। और मैं बहुत छोटी थी, 21-22 साल की थी उस दौरान। तो बहुत, मैंने तो बहुत अच्छा, मैंने अच्छा वक्त देखा है। उसके बाद क्या हुआ, और मैं हमेशा मानती हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, वो दूसरों से अलहदा जुदा हो सकते हैं, तो मेरे रहे हैं, मुझे हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। मैं तो सागर आर्ट में भी जाऊँ तो इतना बढ़िया ट्रीटमेंट कि हम लोगों के लिए, मुझे पोहे खाने का शौक था, तो पोहे बनते थे, दलिया बनती थी, हनी आता था, मेरे लिए बॉर्नविटा आता था क्योंकि मैं बॉर्नविटा का दूध पीती थी। तो तो वो सब चीज़ें हुई, और मैं कहती थी कि मुझे एक्सरसाइज की आदत है, तो मुझे साइकिलिंग करना है, मुझे कुछ करना है। तो मेरे लिए साइकिल आई है वहाँ पर बड़ौदा में कि हाँ जा तू साइकिलिंग करने जा। तो 2 साइकिल आई, एक जेंट्स साइकिल, एक लेडीज साइकिल, कि चल जा, तो किसी और आर्टिस्ट को भी तेरे साथ जाना होगा। तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिला, तो मैं तो मैम आपके मुंह से मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि आप रामानंद सागर जी को
पापा जी ही कहती हैं। हाँ, हम सब आर्टिस्ट बोलते थे पापा जी उनको, क्योंकि वो बच्चों की तरह ही रखते थे हमें कि ये कुड़ी आजा। तो मुझे तो वो प्यार मिला है। तो कोई अगर किसी के बारे में भी अगर इंडस्ट्री में ये बोलता है पापा जी, तो मतलब उनको तो लोग भगवान ही मानते थे। तो उनकी तो बात ही छोड़ दे। लेकिन इंडस्ट्री के लिए बहुत नॉर्मल लोगों के लिए हमेशा से, जिस वक्त मैं आई थी तो अलग धारणाएं थी, तो मैंने तो वैसा कुछ फील नहीं किया। मुझे तो बहुत प्यार मिला। चाहे संजय खान साहब हो, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मतलब उस समय जब मैं संजय खान साहब के साथ काम कर रही थी, उस समय कारगिल वॉर चल रहा था। जी। और मैं ना मतलब हमेशा से बहुत ही क्या आपके लाइफ में चल रहा है, आजू बाजू दुनिया में क्या हो रहा है, मैं हमेशा क्यूरियस थी। मैंने बताया ना, मैं आईएएस प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरी आदत थी वो सब देखने की कि इस वक्त करंट इवेंट क्या है। तो मैं हमेशा ना और टीवी हमारे रूम में नहीं था। टीवी खान साहब का एक कमरा था, रहते वो उमरगांव में वृंदावन स्टूडियो था, तो उनका पूरा घर था एक बीच के पास में। लेकिन हम लोगों के स्टूडियो में उनका एक कमरा था, वहाँ पे टीवी लगा हुआ था। तो खान साहब रोज़ शूटिंग पे आते नहीं थे, नॉर्मली वो बॉम्बे ही रहते थे। तो रंजन सर थे, रंजन सिंह, जो बड़े अच्छे इंडस्ट्री के भी डायरेक्टर हैं, तो वो उस समय डायरेक्ट करते थे रंजन सर। तो मैं ना वहाँ पे उनके रूम में बोलती थी, प्रोडक्शन वालों को बोलती थी मुझे न्यूज़ सुनना है, मुझे देखना है क्या हो रहा है। तो शूटिंग के बाद में ना मैं बैठ जाती थी खान साहब के कमरे में जाकर कि टीवी देखने के लिए। तो एक बार मैं ऐसे बैठी हुई, मस्त ऐसे पैर वैर पसार के बैठी हुई, और करके प्रोडक्शन वालों के साथ में खान साहब की एंट्री हुई। मैं इतना डर गई, मैं पहली बार मिल रही थी। जी। मतलब शूटिंग शुरू है, हम लोग के 5-6-7 दिन हुए थे। मैं इतना डर गई, मैं बाप रे, मैं इनके रूम में बैठी हुई हूँ, मुझे अब डांट पड़ेगी। तो इतने प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि यस माय, मेरा उसमें नाम था मत्स्यगंधा। सत्यवती का जो इनिशियल नाम था, मत्स्यगंधा नाम था। फिर वो योजन गंधा नाम होता है, और फिर शादी के बाद में सत्यवती नाम होता है। तो यस माय मत्स्यगंधा, व्हाट यू आर वाचिंग। तो मैं डर गई एकदम। सब 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 वो मैं देख रही थी कारगिल वॉर का। अच्छा, हाँ पैट्रियटिज्म, वो एकदम से ऐसा पैट्रियटिज्म, बोले मैं भी, बोले देखो हम जीत जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। मैं कहा सर ऑफ कोर्स हम जीतेंगे, निकाल बाहर करेंगे उनको। मैंने कहा हमारी सेना इतनी अच्छी है। बोले यार ये लड़की बड़ी सही है। बोलते मामा इसको देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैम, नागिन का भी हिस्सा रह चुकी हैं आप। हाँ, क्या बताना चाहेंगी, आज तक वो फ्रेंचाइजी चल रही फ्रेंचाइजी है? चल रही है, और मैंने तो उसके 2-3 सीज़न किए हैं, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा। मतलब एक सेकंड सीज़न तो ऑफ कोर्स मौनी के साथ था, तो मौनी और करण थे उसमें। उसमें अर्जुन नहीं थे, अर्जुन फर्स्ट सीज़न में थे, मौनी और करण थे। तो बहुत ही बढ़िया, सुधा मैम थी उस समय। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, अलग ही, वो तो अलग ही चीज़ होती है करने में। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। फिर एक और सीज़न था, उसमें हम लोग जैसलमेर शूट करने के लिए गए थे। उस समय निया थी हमारे साथ में, निया नागिन बनी थी जब। तो वो भी बहुत मज़ा मैंने किया, बहुत ही मज़ेदार, मतलब बहुत ही मैम, अच्छा ही। निया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा बहुत था? मज़ेदार। वो पूरे समय खाती रहती है, वो दिखती इतनी है ना, लेकिन शी इज़ वेरी चटर पटर, बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची, पूरे समय खाते रहना। और वो आपको लगेगा भी नहीं, वो इतनी नॉर्मल, ऐसा लगता है कि अरे ये वही है जो स्क्रीन पे है। मतलब इतनी नॉर्मल दिखती है ना वो रियल लाइफ में, और जब वो तैयार होके स्क्रीन पर आती है तो वो एक अलग उसका ऑरा है। बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट। मैम, निया भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी करना हाँ रहता है हाँ, सीधे एकदम। तो सेट पे कैसे, मतलब उनके साथ? निया जास्मीन, जी उस जी समय दोनों थे जी हम जी जी लोगों के जी। साथ में। जास्मीन तो इतनी प्यारी बच्ची ना, पूरे समय मैम, मैं, वो धीरे धीरे बात करती है ना, तो ऐसे ही बोलती थी मैम, मैं तो अभी इधर जाऊंगी, ऐसे ऐसी बोलती है ना। बहुत ही क्यूट बच्ची है, बहुत ही प्यारा, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इमोशनल भी है हाँ मैम बहुत। जैस्मीन। कभी आपके सामने ऐसा हुआ कि नहीं कुछ नहीं बातें नहीं बातें करते करते? नहीं नहीं, वो घर के बातें बताती रहती थी कि मेरी देखो मैं ये खाना लेकर आई हूँ तो मैं भी बनाती हूँ, और देखो मेरी मेड तो ऐसी है ना मैम कि कई बार वो बैठी रहती है, मैं उसको बोलती हूँ अरे मेरा घर है ये, मेरे को तो करने दे, कुछ फील तो होने दे। तो मैंने कहा हाँ तुम इतना प्यार करती हो उसको कि वो उसको लगता ही होगा कि मेरा ही घर है। मैंने हाँ
हाँ मैम ऐसे ही होता है, बड़े मस्त है वो भी, बहुत ही कूल है लाइफ में। जी। और मैम मौनी के साथ कैसा था आपका रिश्ता? बहुत ही अच्छा। क्योंकि मौनी फर्स्ट सीजन भी उस समय, क्योंकि हमारा कुमकुम चल रहा था, तो वो सेट सामने ही था नागिन का फर्स्ट सीजन का, जो मलाड पहली। में। हाँ, तो हम लोग तो आमने सामने ऐसे पड़ोसी थे। और मैम कुमकुम से भी आपका रिश्ता है ही, तो मैम वहाँ का क्या बताना चाहेंगे शबीर के साथ, अरे श्रीति के कुमकुम साथ? तो 8 साल किया है मैंने, मतलब 8 साल बहुत होते हैं। तो बहुत ही मतलब पागलपन था, मतलब कुमकुम में पागलपन के अलावा हमने मस्ती के अलावा शूट किया है इस सबके साथ में, मस्ती करते हुए। इतना बढ़िया माहौल सेट का। श्रुति क्या प्यारी एक्ट्रेस, क्या बढ़िया ह्यूमन बीइंग। शब्बीर, पूरी यूनिट को साथ में रख के चलना, सबके लिए खाना बन रहा है सेट पर, हम लोग कुक कर रहे हैं। हम लोग श्रुति की बहुत प्यारी आदत थी सबको साथ में लेकर चलने की। तो हम लोग क्रिसमस मनाते थे, तो क्रिसमस ट्री लगाते थे हर साल। तो एक हमारा कॉर्नर था हमारे सेट का, वहाँ पे हर साल वहीं पर क्रिसमस ट्री लगता था, हम साथ में मिलकर डेकोरेट करते थे, सीक्रेट सेंटा खेलते थे। तो सबके लिए पर्चियाँ, हर एक बंदे के लिए, स्पॉट से लेकर तो एक मतलब स्पॉट, हाँ इलेक्ट्रिशियन जो है, लाइटमैन, कैमरामैन, सारे हर एक बंदे का नाम उस स्लिप में होता था, और किसी को भी किसी का भी नाम जाता था, और सबको बोला होता। कोई ये मत सोचना कि आपके पास में आर्टिस्ट का नाम आ गया है तो आपको इतना सोचना पड़े कि हमें इसको तो ये देना है, मेरे पास तो पैसे नहीं। कुछ भी दे सकते हो आप, एक टॉफ़ी भी दे सकते हो, आपको जो देना हो वो दो। इतना अच्छा। और वो हम सीक्रेट सेंटा करते थे, और पूरा एक हम आधा दिन मांगते थे प्रोडक्शन हाउस से कि प्लीज़ वो आधा दिन हमें दे दो, हमको ये करना है। तो वो एक रिचुअल बन गया था। मैम शबीर और जो श्रुति का है, उनका भी कोई ऐसा रिचुअल था सेट में? क्योंकि 8 साल में तो पता ही चल जाता है कौन क्या अलग कर रहा है। यही सीक्रेट सेंटा मतलब में। सीक्रेट सेंटा करते थे। हाँ, इसके अलावा कुछ उनका पर्सनल लाइफ में, जैसे कि हम जो शेयर कर रहे थे, जो शबीर थे वो घर से साइकिल पर आते थे। हाँ, वो एकदम फिटनेस फ्रीक है, लेकिन कुछ डाइटिंग नहीं करता है, खाने एकदम खाऊ है वो भी, हम लोगों जैसे। मैं भी बहुत खाऊ हूँ, मुझे तो नमकीन भी, और स्वीट टूथ है मेरा। उज्जैन की हूँ तो वहाँ पे तो मिठाई और नमकीन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो भी ऐसा ही, उसको सब बहुत मज़ेदार है। खाना तो हम लोगों का यही चलता था, आज अभी ब्रेकफास्ट में क्या मंगाना है, लंच में क्या। टिफ़िन आता था उसके बाद भी हम बाहर से ऑर्डर करते थे, और सब साथ में मिलके, सब पूरी मतलब डायरेक्टर, हम सब लोग सब साथ में बैठ के खाना खा रहे होते थे। कभी मैम ऐसा हुआ कि गुस्सा आ गया किसी को इस बीच, क्योंकि 8 साल मतलब फैमिली हो गए सारे? नहीं, कभी नहीं। मैं वही बोल रही हूँ, वहाँ ये शो ऐसा था, कुमकुम भाग्य आई थिंक, जिसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पागलपन वाली मस्ती की है। केओस होता था, केओस, लेकिन काम के समय एकदम बहुत बढ़िया से काम होता था, और पब्लिक ने वो रिजल्ट देखा ही है स्क्रीन पर। वो पागलपन होता था, और वो उसके साथ में मस्ती होती थी और काम भी होता था। मैम ये ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते तो वो सीन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हंसते हंसते नहीं सब? नहीं, कुछ नहीं। कभी शूट रुका था आप लोगों के वही तो हंसने की वजह से? डायरेक्टर वही तो होते हैं ना, कि आपको वो समझ जाते हैं कि आप कैसे हो, वो वैसे ही आपसे काम निकलवा लेते। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग कभी सीन में नहीं। खड़े और हंस रहे खाली, अरे होता है, बट शूट रुकवाना पड़ा? शू ऑफ कोर्स, बहुत बार, मतलब हंसी रुकी नहीं रही है। और श्रुति तो इतना ज़्यादा, श्रुति को तो इतना हंसी आती थी ना, बहुत मज़ा आता था हम लोगों को। और कई बार तो मेरे कैमरामैन मुझे पीछे से बोलते थे कि अरे तू हंसती हुई दिख रही है, शोल्डर दिख रहा है तेरा। यही इंसिडेंट मेरा एक बार मैं बताती हूँ, कृष्णा के समय जो रामानंद सागर जी पापा जी शूट कर रहे हैं उस दिन, और पूरा कैसा शॉट लगा हुआ था कि वो भीष्म पितामह वो धनुष बाणों की शैया पे बैठे हुए, और अर्जुन और ये सब लोग रो रहे हैं, और कृष्ण भगवान और शिखंडी यहाँ पे, क्योंकि शिखंडी की वजह से मरते हैं ना भीष्म पितामह। तो हम लोगों का शॉट ऐसे लगा हुआ था कि ये कृष्ण खड़े हुए, शिखंडी है, और ये कैमरा इधर है, और भी 4 कैमरा थे, लेकिन एक कैमरा हम लोगों की तरफ से था। और उसमें ना जो अर्जुन बने थे, तो संदीप मोहन नाम है उनका, बहुत बहुत कमाल के एक्टर है वो भी। तो वो बड़ा डेडिकेशन के साथ सीन शूट करते थे, और मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी उस वक्त।
तो उनको ना रोने में उन्होंने बहुत ग्लिसरीन यूज़ किया, तो इतना रोना आया उनको कि उनकी मूंछ निकल गई, जो नकली मूंछ लगाई हुई थी उन्होंने। और वो रोने के समय वो मूंछ फड़फड़ 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 कर रही, और मैं है तो हंसना चालू हो गई शॉर्ट में। और मैं इतना हंस रही हूँ कि मतलब पापा जी लिटरली और आनंद जी ने खड़े होके मेरे हाथ को पकड़ा है कि कुड़ी तेरा शोल्डर हिल रहा है कुड़ी। और वो हंसना, मेरे को हंसता हुआ देख के जो बनर्जी जो हमारे थे, बनर्जी कृष्ण जो बने थे बनर्जी सर, तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं और उनको भी हंसी आ रही, क्योंकि मैं इतनी छोटी कि कोई मुझे डांट भी नहीं सकता था। Out of सबसे छोटी control थी हो मैं, गया सब। सेट पे सबसे छोटी थी। और जो दुर्योधन बने, जो शकुनी बने, वो सब मुझे देख देख के। और संदीप जो अर्जुन है वो इतना ज़्यादा सीन में इन्वॉल्व, वो रोए जा रहा है रोए जा, उसको पता ही नहीं कि हम सब लोग एक समय हंसना चालू हो गए। बाप रे, मतलब पापा जी बोलते हैं ये लड़की कितनी बदमाश है, कितनी मतलब भोली है, मतलब उसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो ऐसे कुमकुम में तो बहुत ही बार हुआ है ऐसा कि मतलब और समीर सर भी, हमारे जो डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, वो भी बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर। वो मतलब हम लोगों को रुकवा ही लेते थे और अपना शॉट निकाल ही लेते थे वो, कि भाई आप तो सीन करना ही है। मैम इतने सालों से, जैसे कि हमने ऑलरेडी इतना जिक्र किया है, जब आप इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आप नए एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करती हैं, कितना आपके लिए इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि आप लोग तो वन गो में कर देते हो सीन, बट सामने कई बार होता है, हमने खुद देखा है कि वो एक्टर को काफ़ी टाइम लग जाता है वो पूरा डायलॉग बोलने में, तो उस वक्त इरिटेशन होता है या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं संभालने होता, की कोशिश क्योंकि करते हो? वो उस चीज़ से तो हम लोग भी गुजरे हैं ना। जी। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मेरे से सीनियर एक्टर मेरे साथ में थे। लाइक मैं जैसे कसम से की बात करूँ, या मैं कृष्णा की, या जय गंगा मैया की भी बात करूँ, तो उस समय इंडस्ट्री के कुछ जाने माने उस समय के एक्टर्स काम कर रहे थे और मैं तो नहीं थी, तो उन्होंने मेरे साथ वो पेशेंस दिखाया। तो मैं वही कहती हूँ ना कि जब आप जितने ज़्यादा सीनियर और जितने ज़्यादा ऊपर जाते जाते हो, आप उतना ज़्यादा अगर नम्र होते जाओगे, तो आप लोगों को साथ में रख के काम कर पाओगे। मैंने तो वही सीखा है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है नए बच्चों के साथ काम करने में। और जितने कुमकुम में भी जो नई जनरेशन आई थी, बड़ी पट्टी थी हम लोगों की भाई। हम गोवा जब लॉकडाउन में शूटिंग करने के लिए गए, तो मेरे साथ में ही घूमते रहते थे हम लोग। जो बीच में वो लॉकडाउन में सामान लेने के लिए 1-2 घंटे का टाइम मिलता था ना गोवा में हम लोगों को, तो वो न्यू जनरेशन पूरी मेरे साथ में घूमती थी। तो मैम मुझे ये बताइए, लॉकडाउन के बाद से आपकी लाइफ पे कितना असर पड़ा था? बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन ऐसा था जिसमें हमने सुशांत को खोया, और सेकंड लॉकडाउन था उस समय मैंने अपनी मम्मा को खोया। तो मेरे लिए तो लॉकडाउन और कोविड, जबकि दोनों कोविड से नहीं गए, मेरी मम्मा भी नॉर्मल गई, और मतलब सुशांत भी, जो भी वो इंसिडेंट हुआ, मैं तो नहीं मान सकती कि उन्होंने अपने आप से वो गए हैं। नहीं, उसको बहुत काम करना था। फिर जो भी हुआ खैर, तो वो दोनों मेरे लिए तो बहुत इफ़ेक्ट किया। आप मैम उस वक्त कहाँ थे जब आपको कहीं से पता चला हुआ कि सुशांत अब नहीं है इस दुनिया में? घर पे ही थी। और कैसे पता चला था आपको? न्यूज़ चैनल, एक मैसेज आया था मुझे हमारे ग्रुप पर, हमारा पवित्र रिश्ता का भी ग्रुप है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ मैसेज दिखे। फिर मैंने टीवी चालू किया तो मुझे पता चला, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। फिर ये पता चला कि शायद लेकर गए हैं हॉस्पिटल, तो मैंने कहा नहीं नहीं, खबर आ जाएगी कि इज़ ओके, बट वो नहीं था। मैम जब वो न्यूज़ देखा आपने या मैसेज पढ़ा, क्या दिमाग में आया आपके? वो नहीं होता ना, विश्वास नहीं होता है। वो मेमोरीज सारी रिकॉल होने लगी क्या जो हाँ आप लोगों हाँ, ने? ऑफ कोर्स मेमोरीज रिकॉल हुई। जो लास्ट हम मिले थे तब वो धोनी की तैयारी कर रहे थे। जब हम, जो हमारा लास्ट जो गेट टुगेदर था, मुझे याद है वो उस समय उनकी धोनी की तैयारी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने फिल्में साथ में देखी है, काय पोचे हम साथ में देखने गए थे सारे के सारे। व्योमकेश हम लोग साथ में देखने के लिए गए थे सब। तो धोनी साथ में नहीं देख पाए थे ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब वो और सेकंड लॉकडाउन जब था,
तो उसके जस्ट पहले मम्मा गई थी, तो वो पूरा पीरियड जो 20 से लेकर 21 तक का जो पूरा एक पीरियड था, वो मेरा तो पर्सनल लॉस था वो। मैम, मम्मा के साथ तो आप मुंबई में थी, मम्मी आपकी उज्जैन में थी, हाँ, तो मम्मी के जाने के बाद कोई रिग्रेट था आपको? बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू ईयर के समय की बात है और 4 तारीख से हमारी शूटिंग थी कुमकुम भाग्य की, और मैं उसके लिए आ रही थी। मेरी मॉर्निंग फ्लाइट थी और मम्मा नॉर्मल थी, बट मेरी सुबह की फ़्लाइट थी 7 बजे की, और मैं घर उज्जैन से निकल रही थी 4:30 बजे। तो जब मम्मा के पैर छुए तो मम्मा ने मुझे पहली बार बोला कि तू क्यों जा रही है। माइट बी शी गॉट टू नो अबाउट दिस कि वो अब नहीं रहेंगी 4-5 दिन बाद। तो 8 तारीख को चली गई थी सुबह, और क्योंकि मैं चली गई थी और मेरा जो बच्चा था मिंचू 4 पैर वाला, तो मैं उसको लेकर नहीं गई थी क्योंकि मैं फ़्लाइट से गई थी, वो यहीं था घर पे, मेरी जो अपर्णा है उसके साथ में। तो अ, मम्मा ने मुझे कहा था कि तू अकेली आ गई तो उसको छोड़ के उसको लेकर आ। तो मैंने मम्मा को बोला कि ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, मुझे 3-4 दिन शूटिंग करने दो, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ और मैं मिंजू को छोड़ के जाऊँगी आपके पास में। और मैंने यहाँ पर आई शूटिंग करने के लिए, और मैंने इन लोगों को बोल दिया कि मैं 8 तारीख को जाऊँगी सुबह, और मैं शाम की फ़्लाइट से वापस भी आ जाऊँगी, तो शूटिंग भी का भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट डे या उस दिन रात को भी अगर शूट करना होगा, शाम की फ़्लाइट से होंगी तो रात को भी शूट कर लूँगी। और यू वोंट बिलीव कि मैं घर से निकल रही थी, सब सामान गाड़ी में डाल के मिंचू को, और मैं ठाणे के आगे तक पहुंच गई थी। और तब बड़े भैया ने मुझे बताया कि मम्मा को तो हमने ऐसा एडमिट किया है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हुआ है। और 79 की थी मम्मा, लेकिन कभी वो हॉस्पिटल ही नहीं गई। मेरे टच वुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मॉम डैड दोनों हमेशा हेल्दी रहे, किसी को ब्लड ब्लड प्रेशर था भी नहीं उन्हें। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर कैसे लो हो सकता है, और मैं तो 4 दिन पहले ही आई हूँ, हमने मस्त बैठ के गाने गाए हैं, और मैंने पूरा पार्लर लगाया हुआ था उनका, उनके सब मसाज वसाज, उनके नेल कट करके आई थी, नेल पेंट लगा के आई थी, उनको बड़ा वो शौकीन थी वो तैयार व्यार होने की, उनके हेयर कलर करके आई थी मैं। तो मुझे बोल रही, उन्होंने मुझे कहा था कि तू चली जाएगी फिर मेरे से अच्छे से नहीं होता है, फिर जो हमारे घर में जो है हाउस हेल्पर, तो बोले वो इतने अच्छे से नहीं लगा पाती है, तो तू ही लगा कर जा मुझे। तो मैं मस्त सब हेयर कलर वगैरह करके आई थी उनका। तो मैंने हैं, और मम्मा को हॉस्पिटल, मतलब मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है ये, तो इतनी फिट और ऐसे सब। और तो मैंने कहा तो क्या करूं मैं, बोले तू फ्लाइट से आना चाहती तो फ्लाइट से आ जा। तो मैंने कहा भाई बता दे कौन सी फ़्लाइट मैं बुक करूं, तो बड़ा बोलता है मैं बुक करता हूँ। तो मैंने कहा क्या करूं, रुक जाऊं, तो बोले नहीं तू टर्न मार। तो मैंने ठाणे से टर्न मारा मैं, लेकिन कुछ फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो शाम की फ़्लाइट मिल रही थी। तो बड़े भैया ने कहा कि इससे बेटर तो तू दोपहर तक तू ही पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा कि हाँ। और कब वो उस जर्नी में वो चली गई, और मेरे तो दोनों भाई बता भी नहीं पाए मुझे फ़ोन करके कि ऐसा हुआ है। और मैंने जर्नी वो कंटिन्यू की, मैं आगे निकल गई थी, कल्याण कसारा घाट से आगे आ गई थी। और मैंने देखा अचानक हमारी फैमिली का जो पूरा मम्मा की साइड की और पापा की साइड की फैमिली का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने कहा कि ये इतने मैसेज क्यों कर रहे हैं सब लोग। और मैंने वो खोला और उसमें ओम शांति लिखा हुआ था। मैंने कहा कौन चला गया परिवार में। और मैं स्क्रॉल करके गई हूँ आगे, और मम्मा का फ़ोटो था मेरी। फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, तो बोले मैं कैसे बताता, तू तू छोड़ कर गई थी हमारे साथ। मैम, वो जर्नी पूरा करना कितना डिफ़िकल्ट था? वो जर्नी मैं तो अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती। एक जगह ट्रैफिक जाम में फंसी थी मैं, और मुझे लग रहा था कि मैं मम्मा को देख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सुहागन होती है तो आप सनसेट के बाद में आप नहीं क्रिमेट कर सकते हो, और मुझे लग रहा था मैं पहुँच पाऊंगी कि नहीं। बट भैया ने मुझे फ़ोन पर बोला कि नहीं, तू जितने बजे भी आएगी ना, हम ये सब कुछ नहीं मानते, क्योंकि मेरी माँ बहुत मॉडर्न ख्यालों की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि
मैं जाऊंगी तो बाल देने की भी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, किसी को भी, और कुछ नहीं। आराम से बोले इलेक्ट्रिक उसमें मेरा करना, मैं तो लकड़ियाँ भी अपने उसमें वो नहीं करना चाहती हूँ, मैं क्यों पेड़ काटूँ अपने लिए, मैं मुझे तो वैसे भी मिलना ही है मिट्टी में। तो तो बड़े भाई ने कहा था जितने बजे तू आएगी उतने बजे हम करेंगे, और परिवार में भी बोल दिया था, सब लोगों को था, बड़े जो लोग थे कि नहीं टाइम पे कर देना है, ये कर देना। बड़े भाई ने कहा जितने बजे वो आएगी। लेकिन क्या कमाल, भगवान जी भी और मेरी माँ भी, कि सनसेट था कुछ दिन कुछ 6:10 के आसपास का, और मैं 5:40 पे वहाँ पर थी। और बस फिर मैंने मम्मा को, मतलब मैंने कहा ये क्या है, बट वो साथ में अब। जी। मैम इतना आप काम कर रही हैं सालों से, और फैमिली भी है मम्मा आपकी। की वजह से आई थिंक मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा ही उस तरह से किया कि हर जो महिला है या जो लड़कियां हैं उनको अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी जी। है समाज में। क्योंकि अगर वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगी तो उनके बाद की जनरेशन है, या जो अगर वो बच्चे वो जो पैदा करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर जो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, तो अगर वो अपनी पहचान नहीं बनाएगी तो अपनी आगे की जनरेशन को वो क्या शिक्षा देगी जी। कि वो क्या करती है। जी। तो मेरी माँ 75 की उम्र में भी नारमदेव समाज की प्रेसिडेंट थी। सो मैम मुझे ये भी जानना है, काम तो आप कर रही थी, आपकी फैमिली तो यहाँ थी, मायका तो था आपका, लेकिन क्या कभी आपने सोचा नहीं कि मतलब मैं एक अपनी अलग फैमिली बताऊँ, मतलब बनाऊँ, शादी करूँ? नहीं, मुझे ना कभी ऐसा लगा ही नहीं। मैं बचपन में भी ऐसे बोलती थी कि मैं अकेले रहूँगी, और मम्मा को बड़ा ऐसा होता था कि मेरी एक ही बेटी है, तो उसकी तो शादी में बड़े। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी और फिर वो मेरे थॉट्स जानने लगी कि मम्मा मेरे को सिर्फ, कुछ भी कहो आप, हमारे समाज में, हमारे भारत में भले ही बहुत, मेरे घर में तो हम हमेशा फ्रीडम मिली है, लेकिन मुझे था कि मैं जहाँ कहीं जाऊँगी वहाँ मुझे उतनी फ्रीडम मिलेगी। वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरे यहाँ पे रहता था, बैक ऑफ द माइंड की, वो मुझे करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं ना बहुत इमोशनल शख्स हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी के लिए अपना 100% दे रही हूँ तो सामने वाला 50% तो मुझे रिवर्ट में दे। हो जाता है, हम इंसान हैं भाई, भगवान नहीं है कि हम सिर्फ करते जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। नहीं हो पाता है। कोई अगर ये बोले कि भाई आप इतने वो हो जाओ, तो फिर तो संत ही बन जाऊंगी मैं फिर। पर ऐसा नहीं, मेरा ये है कि कर्म करते जाओ, और तो वो सब उसमें ज़्यादा घुसती नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरा ये था कि रिश्ते जिस तरह से अभी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं लाइफ में, क्योंकि जैसे जैसे हम ये कहते हैं ना, 20वीं सदी 21वीं सदी जिसमें भी बढ़ते जा रहे हैं, तो सहूलियतें, हमें फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं हमारे आसपास, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी और कमी लोग महसूस करने लगे हैं। तो मुझे तो नहीं चाहिए था ऐसा कि वो कमी मुझे महसूस हो, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला। तो वो प्यार मैं उसी उसमें रह गई कि वो मुझे अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? तो जो प्यार है मेरे पास मैं उसको ही समेट के रखना चाहती थी, बस यही था। और मैं बहुत खुश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी, मैं अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। सबको पता है कि ये इतनी परफेक्ट है हर चीज़ में, कि ये इसको भी सँभाल लेती है, इसको भी सँभाल लेती है, खाना भी। मेरे घर में अगर कोई आता है तो मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं शूटिंग भी करने चली जाती हूँ। मैं पवित्र रिश्ता के समय भी, जब मेरी मेरी ट्रैवलिंग होती थी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ, क्योंकि मेरा घर संक्रमण में था। हमारा जो मेन सेट था वो क्लिक निक्सन में था, हमारा फिल्म सिटी में शूट होता था। सुशांत का जो घर इनिशियली बताया था वो 7 वर्सोवा में, वो जो गुणवंत विला है बीच की साइड में, वहाँ बताया था। तो मैं जब शिफ्ट करती थी ना, तो उस बिटवीन आके मैं मम्मा पापा के लिए खाना बना के चली जाती थी। तब तो मेड वैसे वाली भी नहीं थी कि जो कुक आपके घर में नहीं थी। क्लीनिंग स्टाफ था, लेकिन वैसा नहीं था कि खाना भी बना रहा है, खुद ही करती थी। तो मैं वो कर लेती थी। तो और मम्मी पापा समझ भी जाते थे। हो सकता है कि शायद जो मेरे दूसरी फैमिली बनती वो उतना नहीं समझ पाते, तो वो नहीं समझ पाते हैं। वो एक, आप कितना ही बोलो, वो जो
कहते हैं ना कि बेटी बन जाती है तो हमारी बेटी है, सिर्फ कहने को होता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं तो अपने आसपास जो देखती हूँ तो मैंने तो नहीं देखा है। तो मैम कभी आपकी लाइफ में कोई आया ही नहीं कि मतलब थोड़ा भी आपने सोचा होगा कि हाँ मैं इनके लिए सोच मैं सकती हूँ? बहुत पर्सनल लाइफ बहुत ऑफ कोर्स है, बहुत सालों से है हमारा, 24-25 सालों का रिलेशन है, लेकिन मैं बहुत पर्सनल रखती हूँ। मेरे यहाँ पे, मेरे सेट पे सबको पता है हर सेट पे सबको पता होता है, लेकिन मैं दूर रखती हूँ उस सब चीज़ों से मैम घर से कभी प्रेशर था आपको कि शादी नहीं, करना? कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा का हमेशा से, वो लोग है ना बहुत ब्रॉड माइंडेड रहे, और उनके लाइफ का मोटिव था हमारा बच्चा खुश रहे। तो जब उन्होंने ये देखा कि हमारी बेटी बहुत खुश है अपनी लाइफ से, वो घूमने जाती है, वो एंजॉय कर रही है, अपना खुश रहती है और बहुत सलीके के साथ में रहती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बॉम्बे आ गई तो मैंने अपनी लाइफ एकदम ही उज्जैन की लाइफ से बदल ली, मैं एकदम ही कि बैठी हुई हूँ और बहुत ही मतलब अलग ही लेवल पे चली गई हूँ, ऐसा नहीं था। मेरा हमेशा से सोच ये था कि मॉडर्न इंसान यहाँ से होता है, वह अपने एक्शन से नहीं होता है, कि एक्शन आपके कुछ और दिखा रहे हैं और आपकी मेंटलिटी तो वही है। मैम आप पेट फ्रेंडली है ये आपने पहले ही बता दिया था। मिंचू आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपके साथ 6 साढ़े 6 साल तक थे। हाँ, 7.25 साल। जी 7.25 साल। तो कितना मिस करती हैं आप उनके जाने के बाद, और अचानक से मतलब हुआ क्या था मिंचू को? बहुत ही मिस करती हूँ मैं, मतलब मिस क्या करती हूँ, वो तो हर जगह मेरे साथ में है, कुछ भी होता है सी दिस ही इज देयर, हर जगह है वो। तो मिस तो अभी वो मेरा ये हो जाता है कि जितनी बातचीत उससे जब वो था तब करती थी, अभी भी मैं वैसी ही रहती हूँ। तो बहुत ही, मतलब शूटिंग पे भी आई थिंक मैं वो आर्टिस्ट उस नाम से मैं फेमस हो गई थी कि अपना पेट साथ में लेके चलती है। क्योंकि कुमकुम में ही वो बड़ा हुआ, और क्योंकि एकता कपूर मैम भी बहुत, वो लोग बहुत पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे याद है क्लिक निक्सन में इतने बड़े बड़े पेडिग्री के वो पैकेट आते थे, उनके लिए चिकन चावल बनता था। शोभा मैम और एकता मैम बहुत ख्याल रखते थे। अब वो जो क्लिक निक्सन प्रीमाइसेस के जो जितने जो अपने देसी जो डॉग्स थे सारे, तो मैं भी बहुत उनका टेक केयर करती थी वहाँ पर। उसमें से हमने कुछ को अडॉप्ट करवाया उस दौरान। तो मैंने जब कहा कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ, और मैंने कहा वो मैं अपने लिए अडॉप्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि घर में कोई और उसे संभालेगा। क्योंकि जितनी ज़रूरत हमें उनकी है, उतनी ही उनको भी हमारी होती है ना, वो मिस करते हैं आप जब जाते हो। तो मैं तो पहले दिन से ही मिंचू को लेकर चली गई थी सेट पर कि भाई अपनी ये लाइफ भी है। और उस बच्चे ने भी मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं 2-2 जगह काम करती थी। मैंने कुमकुम भाग्य के समय तो हमेशा मेरे साथ 2 शो रहे हैं, नागिन के अलावा दूसरे शो भी रहे हैं। तो वो बेचारा मेरे साथ ट्रैवल करता था रात के 2 बजे भी, भैया अपने को दूसरी सेट पे जाना है, हाँ उठ के चल देता था बेचारा। फिर देन 2020 में मैंने 2020 में मैंने डिसाइड किया कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपन 2-2 शो करते रहते पूरे समय, बच्चा बहुत थक जाता है। फिर मैंने, उस समय भी मेरे 2 शो थे, नागिन और कुमकुम भाग्य दोनों थे। फिर मैंने तब रिक्वेस्ट किया कि मतलब नहीं मैं कर पाऊँगी, कोई एक शो मैं करती हूँ। तो जब तक हम सोचते तब तक लॉकडाउन आ गया तो मैम सुपर स्त्री हम लोग कर रहे हैं तो हमें स्त्री की समस्याओं के बारे में भी ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए। मैम पीरियड्स के बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे पहले, अब तो खैर थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे। बट मैम इतने सालों से जब आप इंडस्ट्री में काम कर रही थी, शूट का पैटर्न बहुत अलग होता है, तो पीरियड्स में शूट पे काम करना कितना डिफिकल्ट होता था? ऑफ कोर्स फिजिकली आप थोड़े से नम हो जाते हो, क्योंकि एक वो चीज़ आपके बॉडी से बाहर आ रही है जिससे एक पूरा क्रिएशन हो सकता है, एक ह्यूमन बनता है। तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा तो नम होते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना बच्चे, स्पेशली लड़कियां, इतनी स्ट्रांग होती जा रही है मेंटली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें यहाँ से ही जुड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ से फिट हो ना तो आप फिजिकली अपने आप फिट हो जाते हो, और अगर आप यहाँ से फिट नहीं हो तो आप फिजिकली फिट नहीं हो पाते हो। आपको ये दुखने लगेगा, कुछ होने लगेगा, सारा दिमाग का खेल है। तो
मैंने देखा है कि मैं अपने आसपास की भी बच्चियों को देखती हूँ, या जो मेरे को आर्टिस्ट हैं जितनी भी, मुझसे बड़ी या मुझसे छोटी, उन्होंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग कर लिया है ना कि जब आप पीरियड्स में होते हो तो वो चीज़ आपको उतनी इफ़ेक्ट नहीं करती है। चाहे मैंने मतलब जब मैं छोटी थी तब मैंने मेरी माँ को देखा, या मेरे साथ में जो बड़े को आर्टिस्ट थे जो उम्र में बड़े थे, सीनियर थे मुझसे, उनका मेनोपॉज भी आया तो वो उन्होंने मुझे पता नहीं चलने दिया कि वो, जबकि मेनोपॉज का जो पीरियड होता है, मैं शायद अब उस पीरियड में, क्योंकि मैं अब उस एज ग्रुप में आ रही हूँ, मैं 48 की हो गई हूँ, मैं उस एज ग्रुप में जाऊँगी अभी की, वो शुरू होगा। तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप अचानक चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हो, आप चाहते हो कि आप कोई आपसे बात ना करे, आप चुपचाप पड़े रहो, वो सारी चीज़ें होती है। तो मैंने तो देखा ही नहीं कि मेरी माँ ने वो सब हमें वो महसूस होने दिया कि वो मेनोपॉज से आके गई हैं, क्योंकि हम 3 बच्चे उनके सर पर चढ़े रहते थे, क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, वो अलग अलग जगह जाते थे। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं वो कब उनका वो पीरियड निकल गया, वो बेचारी बता ही नहीं पाई। तो ये जो एक चीज़ है कि आप जो एक्चुअल फील कर रहे हो वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि अब अगर हम हमारा भी देखें, चाहे मैं कितनी ही मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बोल देती हूँ कि मैं मुझे क्या महसूस हो रहा है ये है, लेकिन आप मेंटली एक समय बाद आके इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना कि वो जो पेन है, जो वो कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड आप कुछ फील कर रहे हो, वो आप बोल ही नहीं पाते हो आप काम के दौरान, क्योंकि आप उस काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल, जो कहीं आप फील कर रहे हो, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो आप। वो शायद या तो हम लड़कियों की या जो महिलाएं हो गई हैं, उनका बचपन से जो एक वो देखती आ रही है समाज में कि नहीं नहीं, इस चीज़ के बारे में तो आपको नहीं बोलना है, ये तो झेल लेना है, वो कहीं ना कहीं तो अंदर है, इनबिल्ट है, मैं तो उसको इनबिल्ट ही कहूँगी। तो हम जो मेरे जैसी जो लड़कियां हैं जो सेल्फ मेड हैं, अपने आप से खुद को बनाया हुआ है, खड़े किए हुआ है, लेकिन वो भी ये चीज़ जानती है कि यार मैं बोलूँगी तो 4 लोग बोलेंगे कि अरे हैं पीरियड्स के बारे में बात कर रही है, तो अब नहीं बात करते हो। लेकिन मैं हूँ, मैं बोल देती हूँ तब भी बट हाँ, मूड स्विंग्स के बारे में मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ कि मैं नहीं बोलती हूँ कि ये हो रहा है, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं चलता है। फील करती हूँ कहीं ना कहीं जब घर में आ जाती हूँ, जब आप घर पे आते हो तो आप अपने अड्डे पे होते हो तो मैं तब एकदम रिलैक्स, हाँ क्या हो रहा है, चाहिए हो रहा है, पड़ जा, कुछ नहीं करना है। मेकअप भी उतारना है तो मैं थोड़ी देर बाद उतारूंगी, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आके उतार लिया, नहीं, मैं 10 मिनट पड़ी रहूंगी, उसके बाद उतारूंगी। किसी सेट पे मैम आपके सामने ऐसे हुआ कि किसी एक्ट्रेस ने पीरियड्स का बहाना लेके बहुत टेंट्रम किया हो? नहीं यार, मेरे को तो सारे को आर्टिस्ट अच्छे मिले हैं, सीरियसली अच्छे मिले हैं इस मामले में। ऑफ कोर्स हाँ, मुझे ज़रूर बोला है कि स्वाति दी आज ये हो रहा है यार, बहुत ही हो रहा है, बहुत पेन कर रहा है, लेकिन काम तो करना है। यही यही मैंने कहा कि हम बन गए हैं उस तरह से। जी मैम, अभी आपके करंट शो की बात करें अगर, जो जिसमें अभी मैं कह सकती हूँ कि लास्ट आपका दिखा दिया है कि मतलब गोली लगी, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, नहीं नहीं, बट क्या कहना चाहोगे मन्नत का ये सफ़र आपको कैसे, क्योंकि आपके लिए स्पेशल बहुत आपने बताया ये। बहुत कमाल, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, इस नीतू सलूजा का जो कैरेक्टर था उसमें उसने वो जो कहते हैं ना कि जो 9 रस होते हैं एक्टिंग में, जो एक 9 रस होते हैं, वो सारे मैंने इसमें प्ले किए हैं, सब सब सारा सारा कुछ, ममता, गुस्सा, प्यार, हंसी टिटोली, गुस्सा, जेलेसी, ईच एंड एवरी शेड आई प्लेड इन दिस कैरेक्टर। मैम अदनान के साथ आपका जो बॉन्ड देखा है हमने, और जो एक ही कट में जो आप लोग जो शॉट देते हो, वो इमोशनल सीक्वेंस कई बार ऐसे हुए कि हम वहाँ खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि वन शॉट में आप दोनों वो जो इमोशनल, कहते हैं ना, आसपास खड़े रहे लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। क्या कहना चाहोगे मैम, वो कहते हैं ना फीलिंग्स भी आनी चाहिए अंदर से वैसा करने के लिए सामने, तो क्या ऐसी चीज़ है अदनान की जो कहीं ना कहीं आप बहुत कनेक्ट करते हो? वो होता है कि आप अपने को आर्टिस्ट को कितना फ्रीडम दे देते हो, या उतना उसको ईज़ बना देते हो उस चीज़ को, कि अगर वो आपको आके हग भी कर रहा है
तो आप वो फील नहीं होने देते हो, या वो आप अपने जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो या जो बॉडी मूवमेंट कर रहे हो उसमें सामने वाले को इतना फ्री छोड़ देते हो कि वो आपको जोर से भी हक कर रहा है या किस भी कर रहा है तो अनईजी उसको भी करते हुए नहीं लग रहा और आपको भी नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा और अदनान का फर्स्ट डे ही वैसा था। हम लोगों का फोटो शूट था, पहला दिन मैं शूट करने के लिए गई थी और हम दोनों का फोटो शूट था क्योंकि वो फोटोग्राफ्स लगाने थे कमरे में। तो कहा था कि तो अदनान आए मेरे पास में और मेरा पहला सीन था कि मैं मतलब अकेली हूँ। मैं फ़ोन के ऊपर, क्योंकि ये बताया था कि मैं लंदन हूँ और विक्रांत यहाँ पर हैं इंडिया में, तो मेरे सारे फ़ोन कॉल्स शूट करने थे, वीडियो कॉल हुआ, फ़ोन कॉल हुआ, तो मैं अकेली शूट कर रही थी। और रात में अदनान आए और हम लोग का फ़ोटो शूट करना था। तो मैंने कहा कैसे करेंगे माँ बेटे का, और मुझे ब्रीफ मिला था जो बहुत ही अच्छा दिया था मुक्ता मैम ने कि एकदम प्यार में पागल जो माँ होती है ना, बच्चे मतलब बच्चे के आगे कुछ भी नहीं दिखता है उसको, दुनिया जहाँ कुछ भी नहीं दिखती है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरेगी जब भी उसको करना है, लड़ लेगी, ये कर लेगी, बच्चे मैड कई बार कुछ गलत चीज़ें भी कर देगी प्यार में आकर, क्योंकि प्यार में कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, आप बहते चले जाते हो बस। तो वो ही वैसा वाला प्यार है, ऑब्सेशन है आपको। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अदनान से कहा कि फिर फ़ोटो क्लिक कराने हैं हमें। बोले हाँ मैम, आई एम अदनान। मैंने कहा मैं स्वाति। तो बोलते हाँ मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है और देखा भी हुआ है आपको। मैंने कहा अरे वाह। तो मैंने कहा फ़ोटो कैसे क्लिक कराएं, कैसे क्या करें। तो मैंने उसका ऐसा हाथ पकड़ा और ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने पहला शॉट, वो पीछे से पकड़ के ऐसे वो खड़े हुए मुझे पकड़ के, ऐसा बिल्कुल बाकायदा माँ बेटे जैसे नहीं ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो उसने मुझे कहा मैम आप कितने इजी। मैंने कहा तुमने भी मुझे करने दिया ना, नहीं तो कोई होता तो हाथ छुड़ा लेता कि ये क्या कर रही है। सो वो वाइस वर्सा होता है। तो वो अदनान और मेरा फर्स्ट डे जो हम मिले और वहीं से क्लिक हुआ, और वो सीन भी हम लोगों के ऐसे थे कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं लेटी भी हूँ तो वो मुझे निहार रहा है कि मेरी माँ सो रही है, कब उठेगी तो मैं ये जूस बना के लेके आया हूँ तो मैं उसे दूंगा, तो चप्पल उठा के रख देना कि मैं पैर नीचे रखूँगी तो वो चप्पल रखेंगे। कितने प्यारे प्यारे सीन, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ही। और जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे थे रुशाद राणा, रोनी जी का जो कैरेक्टर है, तो मतलब कमाल ही। और सबसे फ़नी पार्ट जो इस कैरेक्टर का, जब मैं फर्स्ट डे कर रही थी तो पंजाबी एक्सेंट मेरा नहीं, कुछ भी नहीं आता है मुझे, तो बट एक्टर है, करना तो है थोड़ा सा, क्योंकि चांदनी चौक की पंजाबन बताया था तो बोले कुछ तो ऐड करेगी। तो फर्स्ट डे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं देख भी ऐसे रही थी, जस्सी जो हमारी क्रिएटिव हैं, हमारे जो डायरेक्टर थे विक्रम सर, मैंने कहा सर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम पहला दिन है, हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है पंजाबी में बोलना, कुछ नहीं आता है मुझे। मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। हो जाएगा मैम। एंड जो फर्स्ट डे जब एंट्री थी हमारे घर में, वहाँ पता नहीं, क्योंकि शायद पहले दिन मैं अकेली भी शूट कर रही थी, फिर सारे को आर्टिस्ट थे मेरे साथ में, और जो मेरे अंदर से पंजाबी निकली है पता नहीं कैसे, हाँ पुत्र, हाँ आंटी जी उस तरह से, जो कि तेनू पता है मैंने तेनू कितना मिस किया, ऐसे पता नहीं कहाँ से आया वो, और वो होता चला गया फिर। और सबके लिए शॉकिंग, सबके, मेरे लिए शॉकिंग था सबसे बड़ा तो कि ये मैं बोल रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ मैम वो कहते हैं ना जीता जागता जो एक्टर आपके अंदर ऑलरेडी बसा हुआ हाँ, है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को वैसा एक्टर समझती हूँ कि जब डायरेक्टर बोलता है ना कि एक्शन, तो मैं वो कैरेक्टर बन जाती हूँ। मैम वो तो हमारे आंखों के सामने लाइव एग्जांपल हमने देखा। मतलब मैंने ये महसूस किया अपने साथ में कि जब मैं मंजूषा थी, तो वो मंजूषा बन जाती थी मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेकिन जैसे ही कट होता है फिर मैं स्वाति हो जाती हूँ तो मैम आपके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ करना हाँ, इजी है। ईजी है। इतने सालों में तो मैंने मतलब अपने आप को ऐसा ही रखा है, और ऐसा नहीं कि अभी हुई हूँ, पहले से ऐसी थी मैं। तो इसमें भी जब रो रहे हैं और जैसे ही कट होता है मैं ऐसे हंसना, मतलब क्या है ये बाकी लोगों को टाइम लगता है, अदनान को टाइम लगता है, आयशा थोड़ी सी ऐसी खड़ी रहती है थोड़े समय, या जब इन बिटवीन सीन के अदनान ऐसा रहता है थोड़ा, क्योंकि बीच में एक पूरा चंक ऐसा था हम लोगों का नवंबर अक्टूबर में 25 के समय,
कि वो हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हम उनके असली माँ बाप नहीं हैं, तो उनको गुस्सा होना है और उन्हें घर से निकालना है हमें। तो उस वक्त वो थोड़ा सा मुझसे बात भी कम कर रहा है, तो मैं तो बात क्यों कम कर रहे हो तुम? मैं नहीं, फिर मेरा वो गुस्सा नहीं आएगा आपके ऊपर, मेरे को तो पूरे समय इसी की आदत है। तो मैंने कहा आएगा बेटा आएगा, सब होगा। तो भी क्योंकि मुझे हमेशा ऐसी आदत है, अरे मस्ती करते रहो ये वो, तो वो कर लेता था, फिर वो थोड़ा सा दूर हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था अभी मुझे इनको डांटना है, अभी मुझे इनको ये बोलना है कि आप मेरी माँ नहीं हो, अपनी तो सलू जाओ। ऑल्सो मैम एक चीज़ और नोटिस किया था, जब ऐसा कोई सीन होता था ना जिसमें विक्रांत आपको डांट रहे, मतलब अदनान आपसे चिल्ला के बात करे, उसके तुरंत जैसे कट होता ना, वो तुरंत आके आपको हक करने हाँ, लगते थे। उसको ऐसा लगता था मैंने क्या बोल दिया। और मुझे याद है एक सीन, हमारा जो लास्ट सीन था साथ में, जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं और वो मुझे जेल भेज देते हैं, तो वो जो उसमें मैं मतलब ऐसे हथकड़ी लगी हुई है और मैं रोते हुए, और मैं तो असली में ही रो रही थी, मतलब मैं, मेरा तो ऐसे ही होता है कि ये कैसे बोल सकता है मुझे ऐसे, मैं असली के आंसू निकल रहे थे। और मैं उसको ऐसे देखती हूँ ऐसे जाते जाते, और रुक जाती हूँ उसके पास में और उसको ऐसे पकड़ती हूँ और बोलती हूँ कि एक बार माँ बुला दे ना मुझे, तू तो इतने दिन से नीतू सलूजा बोल रहा है, तूने जो मुझसे मांगा मैंने तेरे को दिया, अब तेरे को ये चाहिए कि मैं जेल में चली जाऊँ, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन माँ तो बोल दे। और वो नहीं बोल पाता, और उसको इतना रोना आया ना असल में अदनान को, कि वो भाग गया वहां से। वो शॉट में ऐसा था नहीं, उसको बस टर्न करना था, बट रियल शॉट में वो निकल के चला गया कि मतलब मैं कैसे। और उसने मुझसे बात नहीं की, फिर हमारा वो पैकअप हो गया था, वो एंड शॉट था। फिर मैं घर पे आ गई, फिर मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, आई लव यू, तुम ठीक हो ना? वो बोलता है मैम आपने कितने अच्छे समय मुझे मैसेज किया है, बोले मैं अम्मी के साथ में ही लेटा हुआ था और मैं उन्हें बता रहा था कि आज मैं ये सीन शूट करके आया हूँ और मुझे इतना ख़राब लग रहा है। और बोले आपका मैसेज आया, मैंने मैं अम्मी को दिखाया, देखो ये कितनी स्वीट है मेरी मॉम की, मैसेज कर रही है कि आई लव यू, तू ठीक है ना? सोचो, मैं वो बॉन्ड बन गया उसके साथ में, इतना प्यारा बॉन्ड ना। और आयशा के साथ में जो अभी स्पेशली जो हम लोगों का पूरा ट्रैक चला कि वो टेक केयर कर रही है और सारा कुछ है, और वो कि अब वो मेरी बेटी है, तो वो उसके साथ बॉन्ड। और रुशाद तो मतलब इतने प्यारे को आर्टिस्ट, मतलब फुल, मतलब क्या काम किया है हम दोनों ने साथ में, बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत ही प्यारी जर्नी। मतलब थैंक्स टू मुक्ता मैम एंड जस्सी और सारे मेरे डायरेक्टर्स की, इतना बढ़िया कैरेक्टर मुझे दिया, और मतलब बहुत ही अच्छा काम करने को मिला। तो मैम अभी फिलहाल आपको क्या कहा गया है ट्रैक के लिए, कि आपका ट्रैक खत्म हो गया है या फिर एंट्री होगी यार मैं आपकी? क्या बोलूँ इस बारे में, मुझे ही नहीं पता है। बट मैम जब आपको वहाँ सेट पे उस दिन मालूम पड़ा, जब फिल्म सिटी में आप शूट कर रही थी, अगर मैं हाँ गलत नहीं हूँ, तो उस दिन क्या आपको पता था कि आज लास्ट डे है? हाँ हाँ, अभी मतलब अभी फिलहाल के लिए तो है ही। जी। हाँ, तो दिमाग में क्या चल रहा था आपके, एंड बातें क्या हुई आपके अदनान और आयशा से? मतलब सब लोगों को खराब लग रहा था कि मतलब ऐसे कैसे ऐसे, बट वही मैंने कहा ना, हम एक्टर्स उस मिट्टी के बने कि बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं हर सिचुएशन। जी। मैम इतने सारे कैरेक्टर्स आपने किए, कुछ भी पछतावा है कि मुझे ये वाला नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सारे कैरेक्टर एक से बढ़कर एक मिले, और वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस मुझे परफॉर्म करने को मिले, तो मैं तो नहीं बोल सकती कि ये क्यों किया मैंने, नहीं, सब सब अच्छे हैं सारे। कुछ भी ऐसा बचा है जो आपको करना है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं रियल लाइफ में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले कि मैं वो परफॉर्म कर पाऊँ। तो मैम मन्नत में कहीं आईपीएस ऑफिसर बना के वापस तो एंट्री नहीं होगी? उसको तो वो बबली डबली टाइप की एकदम मम्मा बताया है, वो तो नहीं आ सकती, वो भी अभी तो अब तो नानी भी बन गई है। जी। हो सकता है मैम आगे चल के किसी और शो में कुछ कहीं ज़रूर तो मौका मिलेगा, मिले। कभी तो मिलेगा, जी। तो ऑफ कोर्स वो एक रह गया है मेरा कि मैम ऑल्सो जो नए लोग आते हैं बिना गॉड फादर के इंडस्ट्री में, कई बार जो लड़कियां होती है कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका अच्छा खासा, जिन्होंने नाम भी बना के रखा है, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे ऑफर आता है, बट डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगी तो इतना अमाउंट मिलेगा, और बिना कॉम्प्रोमाइज़ के इतना अमाउंट है। तो कभी आपके साथ कभी ऐसा टकराना हुआ किसी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है,
लेकिन मैं वही कहती हूँ कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो और आपको वो करना है नहीं करना है। इंडस्ट्री की ये सबसे बेस्ट बात है, कोई आपके साथ किसी चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है हर जगह है, हर फील्ड में है, हमारे यहाँ नहीं है। आपने कैसे टैकल किया था मैम जब आपको अप्रोच किया गया था? बहुत पोलाइटली, हम्म, इट्स ओके, हम फिर कभी काम करेंगे। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। हाँ, मतलब जब वो मौका मिलेगा और आपको चाहिए होगा कि ये ही आर्टिस्ट अच्छी लग रही है इस कैरेक्टर के लिए, तो ज़रूर करेंगे काम। जी। सो मैम जाते जाते ये बताइए, इतने सारे को एक्टर्स हैं आपके, निक नेम क्या क्या मिले आपको? बहुत, सबसे पहले तो पापा जी कुड़ी करके मुझे बुलाते थे, कुड़ी इधर आ। तो वो, और फिर उसके बाद मैं अमन के साथ में घराना शो कर रही थी, तो उन्होंने मेरा नाम दिया था उज्जैनी। बोलती थी उज्जैनी है तू, पूरी वैसी ही है, तू तो इतनी शांत ऐसी प्यारी सी है कि तू तू इंडस्ट्री में टिक पाएगी। मतलब इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऐसे हाई फाई, ऐसा पहले तो ऐसे ही चलता था ना एकदम। तो मैंने कहा, मैं उनको कहती थी कि अमन मैं यहाँ से बोल्ड हूँ, भले ही आपको ऐसा मैं बहुत सिंपल सी दिखती हूँ, लेकिन यहाँ से तो मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत दिमाग मेरा, मतलब ब्रॉड माइंड हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं कर लूँगी इंडस्ट्री में काम। और मुझे याद है मैं पवित्र रिश्ता की शूटिंग कर रही थी और बालाजी का एक शो आ रहा था सोनी के लिए, और अमन उसमें आए थे काम करने के लिए। तो अमन मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने ज़ोर से मुझे चिल्लाया, मेरा शॉट चल रहा था वो तो कट हुआ उसका, उन्होंने वेट किया, कट होती वो चिल्लाए उज्जैनी। मैंने कहा, "आई, अमन की आवाज़ है तो।" तो उन्होंने उज्जैनी नाम दिया था। फिर एकता मैम तो अभी तक भी स्वाति नहीं बोलती, मुझे राशि ही बोलती, क्योंकि मेरा कसम से का जो पहला कैरेक्टर था उसका नाम राशि था, तो वो राशि ही बोलती हैं। और पवित्र रिश्ता में मुझे नाम दिया वेड़े दी। और मैं ऑडियंस को बताऊंगी कि वेड़े मीन्स पागल। मराठी में पागल बोलते हैं। तो ये कौन कौन बुलाता था सारे आपको? सारे, सुशांत, सुशांत अंकिता, सब? क्योंकि मेरी आदत थी, मैं किसी को भी आवाज देती, ए बेटे इधर आ। तो चाहे वो सुशांत हो, अंकिता हो, ए बेटे क्या कर रहा है? तू उधर खड़ा के इधर आ। तो वो क्योंकि प्यार से बोलती थी तो किसी को बुरा भी नहीं लगता था। फिर तो मेरा नाम वेड़ेदी पड़ गया था। कुमकुम भाग्य पे कोई नाम मिला था आपको? कुमकुम भाग्य में स्वाति दी, क्योंकि कुमकुम भाग्य एक ऐसा शो था जिसमें किसी ने भी किसी को भी कैरेक्टर नेम से नहीं कभी बुलाया। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आप कैरेक्टर नेम से किसी को बुला रहे हो तो प्यार थोड़ा सा कम है, और अगर ओरिजिनल नाम से बुला रहे हो तो प्यार एक्चुअल है। तो कुमकुम भाग्य एक ऐसा शो था, कोई एक्टर भी ऐसा, एक भी एक्टर ऐसा नहीं था जो किसी को कैरेक्टर नेम से बुला रहा हो। सब हम में शबीर, श्रुति, स्वाति दी, तो मैं जगत स्वाति दी थी वहाँ पे। मतलब हर कोई मुझे स्वाति दी से, शबीर को छोड़ के, आपको वो स्वाति बुलाते थे क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट बराबर एज ग्रुप में आते हैं, तो वो स्वाति बुलाते थे, अदरवाइज सारे। तो मैम ये किसी ने डिसाइड किया था कि नहीं, अपने मन से हुआ, क्योंकि मैं बोल रही ना इतना प्यार था भाई, मतलब मस्ती इतनी करते थे, इतनी बदमाशी पूरे समय, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सब साथ में ही बैठे रहते थे, तैयार होने जितना जो जाना होता था, अदरवाइज सब साथ में बैठे होते थे। सो मैम लास्टली जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगी और उन सुपर स्त्रियों के लिए क्या कहना चाहोगी जो एकदम डट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं, दुनिया से कहते हैं ना इतने सारे उतार चढ़ाव आ रहे तो भी वो डट कर खड़ी हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां या महिलाएं जो घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं, तो आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। लेकिन आज भी हमारे समाज की एक त्रासदी बोलूँ मैं या विडंबना बोलूँ, जो भी कहा जाए, कि अगर आप बाहर काम करने तो निकल गई हैं, आप आधा पैसा भी लेकर आ रही हैं, लेकिन घर के आधे काम अभी भी आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड या आपका भाई वो नहीं करता है। बहुत, मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे हैं, मुझे वो माहौल नहीं मिला। मेरे घर में तो पापा भी सुबह उठ के मम्मा के लिए कॉफ़ी बनाते थे, क्योंकि वो कॉफ़ी पीती थी, और खुद के लिए चाय बनाते थे, हम बच्चों के लिए दूध तैयार करते थे। मुझे वो माहौल नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जिनको इस तरह का माहौल मिला है जो मुझे मिला था। तो हमें वो अपने बैक ऑफ द माइंड, अपनी मेंटलिटी में ये रखना है
कि अगर हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो हमको किचन में भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि आपका पार्टनर वो टाइम नहीं देगा। दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बोलूँगी आप लकी हो कहीं ना कहीं। लेकिन वो आप सामंजस्य बनाएं, और आप में वो पावर है जो पुरुष में नहीं है। आप में वो पावर है कि आप एक क्रिएशन करती हैं, और वो आगे की ज़िंदगी आगे की जो जर्नी है वो या समाज को जो चलाएगा, अब आगे वाले फ्यूचर को जो चलाएगा, आप उसको पैदा करने का पावर रखती हैं। तो आप में बहुत पावर है, कभी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें ना, तो कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसमें से आसानी से निकल जाएंगी। बस अपने आप पर विश्वास रखना, और ऊपर वाला तो है ही, ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं है, कोई तो है ज़रूर। वो तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा है कि जो लोग अपना साथ छोड़ देते हैं, ऊपर वाला भी बोलता है ठीक है चल बाय टाटा। लेकिन अगर आप अपने लिए लड़ेंगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए खड़ा होगा, और शायद समाज भी खड़ा हो जाए आपके साथ में फिर, कि अच्छा ये कर रही है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे लग रहा है कि वो मैंने सुना नहीं, मैं वो पल जी रही हूँ। मुझे आपसे बात करके ऐसा फील हुआ है, एकदम अपनेपन का आप जैसे हमेशा सबको फील करवाते हो, आज सेम वही कहते हैं ना, वैसा ही होस्ट किया आपने हमें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड सो ऑल मच। द बेस्ट मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और टेली मसाला के सभी दर्शकों को बहुत सारा धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।